guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. बेटा जी, आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स इन वन शॉट। तो सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिए और किस तरीके से आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। तो बेटा जी, ये वाला जो चैप्टर है इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी है चीज़ें, बट मेरा सजेशन आपको ये है कि आप सारी चीज़ों को रटने के बजाय थोड़ा उनको समझें भी, तभी वो आपको रटी रटाई चीज़ें याद भी रह सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब आपने जितनी भी सीखने की कैपेसिटी है उसको एक साइड रखा और रटी रहे हैं, ये मत करिएगा, समझिएगा भी। क्योंकि जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल देना है वो बिना समझे चीज़ों को अगर सिर्फ रट कर जाएंगे तो आप मेंस तो आराम से निकाल लोगे, लेकिन आप एडवांस का क्वेश्चन हिला भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप उस एस्पेक्ट को समझें, ठीक है, फिर रटें। अब यहाँ पर हम जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बायोमोलिक्यूल्स में आ चुके हैं और जो इस बार आपके पेपर में आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ कि चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। यहाँ पर आपका एक एक पॉइंट कवर अप होगा। मैंने ये लिखा इसीलिए है ताकि हमारा थोड़ा टाइम भी बच सके, और जितने पॉइंट आ चुके हैं पेपर के अंदर वो मैं बहुत अच्छे से सारे के सारे आपको यहीं पर कवर करा दूँ, कुछ भी छूटे ना। तो चलिए बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जो भी आपको वन शॉट में पढ़ाया जाएगा इसको आप ढंग से कर आते हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपका कोई सवाल, मैं मेंस और नीट के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूँ या एडवांस तक की बात करूँ तो छूटेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही करके आओगे अगर पढ़कर ठीक से जाओगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। आपको पता है हमारी बॉडी को जो हम खाना खाते हैं इसी से एनर्जी मिलती है। हमारी जैसे कि व्हीकल का जो फ्यूल होता है वो फ्यूल उसको एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है? हाँ, कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं, फैट्स देते हैं। तो हम यहाँ फैट और प्रोटीन भी पढ़ेंगे, फैट नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मोस्टली हमारे डाइट में भी सबसे ज़्यादा होते हैं, और अगर किसी को वेट कम करना होता है तो लो कार्ब पे जाता है ना, लो फैट पर जाता है, बट जनरली कार्ब हमारी सबसे ज़्यादा डाइट में होते हैं। ओके, तो ये तो रहा डाइटरी पर्पसेस से बात। लेकिन अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये डेफिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले हम कह देते थे कि कार्बन और वाटर इनको सम एक्सटेंट में मिलाओ तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा शुरू में अगर पहले पेज पर जाएंगे तो एनसीईआरटी के पहले पेज पर यही लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन ही आपको अच्छे से समझाई गई है। तो पहले बोला गया था कार्बन और वाटर को मिला दोगे इस सम रेशियो तो आपका कार्बोहाइड्रेट तैयार हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि कार्बन प्लस हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी। ठीक है, बट ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा समय तक चली नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए CH3COOH क्या था इसका, C2H4O2। मान लीजिए मैंने कार्बन है और वाटर लिया, और अगर मैंने इसका रेशियो जो है वो 2:2 ले लिया तो देखो क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा, C2, ये 4 कार्बन 4 हो गए, और ये देखो ऑक्सीजन 2 हो गए। अब मुझे ये पता चला कि भाई ये तो मेरा कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कौन है? इसको तो जानते हो आप, बताओ। एसिटिक एसिड है, विनेगर है। विनेगर, जो व्हाइट विनेगर, वो सब जो चाउमीन में डलते हैं वो विनेगर्स हैं। ठीक है, अब देखिएगा, या फिर वो जो होटल्स में प्याज आती है, ठीक है, अनियन जो रेड करके रखी हुई है तो वो भी विनेगर वाली होती है। ओके, तो विनेगर तो एसिड हुआ। वैसे यहाँ से भी पता चल रहा है कि भाई ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, तो वो डेफिनेशन हो गई गलत। तो सही क्या डेफिनेशन है जो हमेशा वैलिड करती है? वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जनरली और क्या होते हैं बेटा जी? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो ये रहा इसका पहला पार्ट। ये आपसे डेफिनेशन थोड़ा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और कार्ब के मतलब 4, अगर वैसा पूछा नहीं है कभी कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, बट ऑन अ लोअर लेवल जैसे CBSE का पेपर होगा आपका MCQ टाइप, तो उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की डेफिनेशन होगा,
और कार्ब प्रोटीन, हाँ इनकी डेफिनेशन हुई इनको अच्छे से करके जाना है। ओके, आते हैं क्लासिफिकेशन में बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब कि आप पानी डालिए, पानी डालने पर भाई वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे टूटता है, उसके बेसिस पर ये जो है वो 3 तरीके का होता है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब ये क्या है? मोनोसेकेराइड मतलब कि टूटे, कुछ नहीं दिया, हाइड्रोलिसिस पे कोई रिएक्शन नहीं, टूटा ही नहीं। समझ लो मेरी बात, टूट नहीं रहा है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड है ना बेटा जी। अब आप सोचो ना, कोवेलेंट कंपाउंड के पानी में ऐसे ही टूट जाएगा क्या? नहीं टूटेगा, राइट। पर चीनी टूटती है क्या पानी में? इसलिए घुलती है, मुझे बताना जरा, चीनी पानी में क्यों घुलती है? जबकि कोवेलेंट कंपाउंड है, नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन चीनी पानी में क्यों डिसॉल्व होती है? एस्पेक्ट समझना, नमक पानी में घुल जाएगा, आयंस में टूट जाए, आयनिक बॉन्ड है उसमें, कोवेलेंट बॉन्ड है। हाँ ऐसा क्यों हुआ, चलो छोड़ो उसकी बात हम बाद में करेंगे, मैं केमिकल बॉन्डिंग शुरू कर दूंगी वरना। वापस आते हैं, तो मोनोसेकेराइड कि भाई सिंपल है, आपने हाइड्रोलिसिस किया, वो ऐसा क्या ऐसा ही है। तो वो होते हैं हमारी जो सिंगल यूनिट होती है, जो सिंगल यूनिट हो गया बिल्कुल, जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ठीक है। ग्लूकोज कौन होता है? हमारा ग्लूकोज होता है ये, देखिएगा, OH OH H OH। आप ये थोड़ा गाने की तरह याद कर लेंगे तो बहुत आसान है, OH OH H OH, मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है। नीचे होता है सबसे रिड्यूस्ड ग्रुप जो कि होता है CH2OH, और सबसे ऊपर कौन होता है? CHO, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। सजेशन है कि प्लीज आप अपनी NCERT कम से कम आप अपने पास रखें, ताकि जो भी हम पढ़ रहे हैं आप यहाँ से देखने के बाद में वीडियो को पॉज करना और थोड़ा सा NCERT से रीडिंग मार लेना साथ साथ, ताकि ये चैप्टर जब आप वन शॉट देखो ना तभी आपका अच्छे से हो जाए और सीधे आप प्रीवियस ईयर लगाओ, ठीक है। और प्रीवियस ईयर लगाने के बाद में मुझे बताना जरूर कि वन शॉट से हेल्प हुई या नहीं। ओके चलो अब आगे आते हैं, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं बेटा जी? मैंने बता दिया आपको। ओलिगोसेकेराइड होते हैं जिनमें 2 से 10 तक की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 2 to 10 यूनिट्स होती हैं, और ये पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, पानी में घुल जाएंगे। जैसे कि आपका ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, सुक्रोज हुआ, लैक्टोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, ये क्या होते हैं? पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा यूनिट है, जिनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि जो पौधों में मिलता है। पौधों में क्या मिलता है? सेल्यूलोस की वॉल होती है, ठीक है। और क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। स्टार्च किस में मिलता है? आलू में मिलता है, ठीक है। अगर आप आलू को थोड़ी देर, आपने अगर देखा हो तो मम्मी सब्जी बनाने से पहले आलू को काट के ऐसे ही रख देती है, ठीक है। कभी देखना किचन में जाकर, कभी वो इस बार या कह के रखना, ठीक है। तो जब आलू को काट कर वो ऐसे ही रख देती है पानी के अंदर, ताकि वो आलू ऑक्सीडाइज होके काला ना पड़े, ठीक है। अगर सिंपली छोड़ दोगे तो वो एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लैक पड़ जाएगा। वो खराब नहीं होगा, खराब नहीं है, उसका सिर्फ ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, हमारी मम्मियों को लगता है कि वो खराब हो गया है, इसीलिए उसको पानी में डाल के रखती हैं, ठीक है, जब तक सब्जी वो बना ना ले। अब सुनिएगा, अब आप अगर आलू को डला हुआ पानी के अंदर देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा ना जो पानी है वो थोड़ा सा मिल्की होता जाएगा, ठीक है। वो क्यों होता है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझना कि ये जो स्टार्च होता है ये आलू में होता है, सेल्यूलोज कहाँ है? पेड़ पौधों में है, ठीक है। इनकी जो वॉल बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब देखिएगा बेटा जी, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बता दी है। बहुत कम चांसेस है आपसे इसमें से पूछेगा, क्योंकि बहुत आसान है, हर बच्चे को पता है। अब आगे आते हैं, शुगर्स जो होती हैं वो 2 तरह की हैं बेटा। ये जो है ये सॉलिड है, ये एमोर्फस है, ये भी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, डोंट वरी, इसको नहीं पूछने वाला है कोई। लेकिन जो अब पढ़ाने वाले हूँ ये श्योर आपसे पेपर में पूछेंगे। आपसे यहाँ से एक्सपेक्ट करिए एक क्वेश्चन आना ही आना है जो अभी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखिएगा, शुगर्स होती हैं 2 तरह की, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं कि देखो सुनना, अभी आपने आई होप कुछ बच्चों ने शायद रिड्यूसिंग नॉन नहीं पता होगा, न्यूक्लियोफिलिक एक मिनट, तुम लोगों ने ना एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर अभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। उसके अंदर आएगा अच्छे से कि एल्डिहाइड ग्रुप के टेस्ट कौन कौन देता है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनको बता देती हूँ। जो बेटा जी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो मैंने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस एल्डिहाइड ग्रुप का जो टेस्ट है वो आप पढ़ते हो फेलिंग्स टेस्ट,
फेलिंग्स टेस्ट और दूसरा होता है टॉलरेंस टेस्ट। तो बेटा जी आप सिंपल है, अगर ये एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होगा तो ही तो टेस्ट दे पाएगा। सोचो ना, अगर फ्री है तभी तो टेस्ट देगा। मान लो यही वाला ग्रुप किसी के और के साथ लगा हुआ है, मस्त लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्यूपाइड है ना, तो फिर इसके पास नॉक नॉक, हमने दरवाजा खटखटाया। टेस्ट करने का मतलब क्या होता है, नॉक नॉक, उससे पूछना तुम हो कि नहीं हो, ठीक है। अब ये मस्त किसी और ग्रुप के साथ लगा हुआ है, तो बताओ जब मैं नॉक नॉक करके पूछूंगी कि आर यू देयर, तो वो बोलेगा थोड़ी। एल्डिहाइडिक को मैंने फेलिंग सोल्यूशन में डाला, तो एल्डिहाइडिक अगर फ्री है तभी तो जाके फेलिंग से रिएक्ट करेगा, समझ लो। जब फ्री होगा तभी तो रिएक्ट करेगा, जब फ्री नहीं होगा क्या रिएक्ट कर लेगा, नहीं करेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं जिनका CHO फ्री है, समझे। नॉन रिड्यूसिंग कौन होती है, जिनका CHO फ्री नहीं है, किसी और के साथ लगा हुआ है, कोई बॉन्ड बनाया हुआ है किसी और के साथ में। किसी और के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, इसीलिए बनाएगा बेटा जी क्योंकि आप यहां देख रहे हो मोनोसेकेराइड अकेला ही है, अकेला है तो फ्री है ना, अकेला है तो फ्री है, समझ रहे हो। तुम भी अकेले हो तो बिल्कुल फ्री होते हो, लेकिन कोई साथ में तो थोड़े कॉन्शियस होके बैठते हो, है ना, कोई साथ में है तो यहां समझिएगा ये फ्री है। फ्री है तो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। देखो मैंने रिड्यूसिंग में लिखे हैं दोनों, ठीक है। अब यहां देखिएगा, मैंने कहा इनका तो भाई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। NCERT खोल के देखो, खोलोगे तो स्टार्च में मिल जाएगा बेटा जी ये तुम्हें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, और सेल्यूलोज का मिल जाएगा, देखो आखिर में होगा, ठीक है। तो देखोगे बेटा जी बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जा रहा है, तो आपस में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग कर रखी है। अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा से लगा हुआ है, बीटा डी ग्लूकोज बीटा से लगा हुआ है, ठीक है, बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है। अब देखना ये कार्बोहाइड्रेट जब दूसरे कार्बोहाइड्रेट से लिंक करती है तो बीच में एक लिंकेज बनाती है जिसको मैं क्या कहती हूं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये आपसे पूछेगा, कार्ब और कार्ब के बीच में जो लिंकेज है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक कहां से आया अभी बताती हूं देखो क्या बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और याद रखिएगा बेटा ये तो पेपर में पूछेगा आपसे, इंपॉर्टेंट है। किस किस के बीच में, जब कार्ब के बीच में बॉन्ड बनाए, यानी कि इन दोनों के बीच में, जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में कुछ तो रहा होगा यार, सुक्रोज में याद करो क्या होता है, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल, इन दोनों को मिला दूं तो सुक्रोज बन जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कोई लिंक तो करेंगे, और उस लिंक को मैंने क्या बोला, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब प्रोटीन से लिंक करता है तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। आया हुआ सवाल है बेटा, मैं बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं ले रही हूं जानबूझकर, क्योंकि उससे टाइम बहुत लग जाएगा और सारे क्वेश्चंस कवर अप भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस कवर अप कर रही हूं, आप प्रीवियस ईयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको एक भी क्वेश्चन अगर वीडियो से बाहर मिल जाए तो, ठीक है। और अगर मिल जाए तो बताना, नहीं मिले तो भी बताना, ठीक है। आप जो कमेंट्स करते हैं बेटा जी उससे हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, जब आपका कार्ब और कार्ब मिले। पेप्टाइड लिंकेज कब होता है, जब प्रोटीन और प्रोटीन बाइंड हो जाए तो पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आते, तो यानी कि भाई ये जब बना होगा सुक्रोज, क्योंकि ओलिगो है तो क्या रहा होगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है। लैक्टोज में भी क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें भी क्या होगा, ग्लाइकोसाइडिक। समझ गए मेरी बात, समझ रहे हो, कुछ तो आ रही होगी दिमाग में, है ना। चलो एंड तक सारी आ जाएगी दिमाग में, ठीक है। देखो अब शुगर्स, ये तो मतलब मुझसे लिख के ले लो, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, फिक्स है। ये जो पोर्शन में आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके पेपर में कम से भी कम, आपसे 2 क्वेश्चन में कम से कम कह रही हूँ कि इस पोर्शन से आ जाएंगे सिर्फ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखना बेटा जी, जो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं मैंने अभी आपको समझाया, CHO फ्री होगा तभी तो यार टेस्ट देगा। तो देखो ना यार, CHO क्या चाहिए हमें, फ्री CHO चाहिए या फ्री कीटोनिक ग्रुप चाहिए, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा ग्लूकोज था। अब ये देखो मैंने याद करा अभी OH HOH। बेटा जी फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर मैं राइबोज, इनका जो स्टार्ट होता है वो होता है ग्लिसरैल्डिहाइड से, जाइलोज, लाइजोज, राइबोज, अराबिनोज, ठीक है, एल्ट्रोज, मैं सब कुछ नहीं करा रही हूँ,
गैलेक्टोज, बहुत सारे हैं, ठीक है। ट्रिक भी है, मैं कराने को करा सकती हूँ, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, नीदर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉर फॉर CBSE, ठीक है। इसीलिए मैं उन्हें नहीं करा रही, मैं सिर्फ वो करा रही हूँ जो आपके दोनों पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे लिख कर दे सकती हूँ राइबोस का कुछ भी स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर एलोज का हो गया, नहीं पूछेगा, अराबिनोज का हो गया, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा बेटा, ठीक है। तो वो नॉलेज रखिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करके पंडित मत बनिए, ठीक है बेटा। चलिए, वैसे आपकी मर्जी है तो आप कर लीजिए, मैं रोकने नहीं आऊंगी, ओके, लेकिन एग्जाम के टाइम पर कम से कम उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये हो गया। अब यहाँ देखना OH OH H OH, इसका मतलब क्या है, यहाँ OH है तो ऑपोजिट H होगा, OH है तो H होगा, H है तो OH होगा, OH है तो H होगा। तो ये रहा मेरा ग्लूकोज। बस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या करना है, बस इसको हटाकर ऊपर क्या लगा देना बेटा जी, यहाँ पर बीच में कीटोनिक ग्रुप लगा देना, ठीक है। आप ये बीच में जो होगा ये यहाँ क्या लग जाएगा बेटा जी, आपका कीटोनिक ग्रुप लग जाएगा। यही कीटोनिक ग्रुप क्या है, यही क्या है, आपका फ्रक्टोज है। बात समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की बात करते हैं। रिड्यूसिंग क्या हो गया आपका, ये जिसमें फ्री होना चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग में नहीं होगा। सिंपल, मैं किन की 3 टेस्ट की बात करूंगी, टॉलेंस, फेलिंग और BR2 से टेस्ट। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ आप इन दोनों से देखोगे, BR2 मैंने एक्स्ट्रा टेस्ट लिया है क्योंकि पेपर में आया, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेटा सिंगल सिंगल है, CHO फ्री है, ये देखो अभी मैंने मिटा दिया, ऊपर जो CHO था वो फ्री था। तो जब मैं फेलिंग सोल्यूशन उसमें डालूंगी या फिर टॉलेंस डालूंगी तो वो क्या बोलेगा, यस आई एम देयर, क्यों, क्योंकि वो उससे रिएक्ट कर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात, अगर घर में कोई होगा, ठीक है, और तुमने नॉक किया तो वो खोल देगा दरवाजा, लेकिन अगर वो कहीं बिजी है तो उसको टाइम लगेगा खोलने में दरवाजा, ठीक है। तो ऐसे वो यहाँ इस केस में खोलेगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हो गए। अब याद रखिएगा माल्टोज जो होता है बेटा जी 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनता है। आप चाहे आप अपनी बुक में स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। 2 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, मैं टाइम बिगाड़ना नहीं चाहती, यहाँ स्ट्रक्चर बना के बना सकती हूँ, बट टाइम ही बर्बाद होगा और कुछ नहीं है। आप अपनी बुक में देखिएगा एक CHO फ्री होगा उसका, ठीक है, कॉर्नर पे एक CHO जा रहा होगा, मुफ्त होगा, बिल्कुल फ्री, तो यानी कि ये भी टेस्ट दे देगा, ठीक है। लैक्टोज भी टेस्ट दे देगा। कई बार आपसे क्या है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पूछ लेगा, माल्टोज किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, बीटा से बना है, तो याद रखिएगा माल्टोज बना है अल्फा से, ठीक है। माल्टोज माल, ठीक है, क्या है, अल्फा होता है ना, ठीक है। अल्फा 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 मतलब प्रायोरिटी, ठीक है। आप छोड़ो, लैक्टोज, लैक्टोज क्या होगा बेटा जी, दूध में होता है, तो क्या होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं, आगे आते हैं। बच्चे बोलते हैं ना माल, उसको बोलते हैं वो फूकने वाले को, ठीक है, उस सेंस में प्रायोरिटी बहुत बच्चों की होती है, बट प्लीज, है ना, ये बहुत गलत बात है। जो बच्चे हाँ नहीं करते बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे करते प्लीज प्लीज, है ना बेटा, अपना नुकसान मत करना। चलो आगे आते हैं। तो अल्फा माल्टोज मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, 2 यूनिट। लैक्टोज मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ओके। जैसे दूध के नाम तुम गल जाते हो, भाग जाते हो, ठीक है, तो ग्लूकोज तो सब में ही है, देख लो। गैलेक्टोज है गला खराब, ये वो, दूध पीने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, दूध के नाम भाग जाते हो, तो दूध में क्या है, लैक्टोज, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज। बेटा सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये नॉन रिड्यूसिंग है, मतलब कि ये कोई भी फेलिंग्स का टॉलेंस का टेस्ट नहीं देंगे, फ्री नहीं है। स्ट्रक्चर देखो भाई इनका, कहाँ से फ्री हो जाएंगे। अब देखो सुक्रोज किससे बना हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रुक्टोज से, ठीक है, और कुछ भी फ्री नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज का जो CHO है वो इससे बाउंड है बेटा जी, ठीक है, फ्री नहीं है, वहां पर था इसका फ्री, ठीक है, चलेगा। जो स्टार्च होता है ना। अच्छा एक और चीज सुक्रोज के बारे में, अभी यहीं से सिरे से खत्म करते चलते हैं सारी चीजों को। बेटा जी जो सुक्रोज होता है इसको हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, इनवर्ट शुगर। अब इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे बेटा जी, तो हाइड्रोलिसिस करने के दौरान में इसका जो रोटेशन कहाँ हो गया, ये हो गया, ठीक है। जब आप करोगे बेटा जी तो जनरली होता है डी, लेकिन जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो वो हो जाता है एल, ठीक है, एल हो जाता है। इसीलिए आपका जो, अब आप देखो ना, आपका इन्वर्ट हो गया ना, इन्वर्स हो गया, ठीक है। आपका जो ऑप्टिकल जो रोटेशन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, डी से क्या हो गया, एल हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन, हाँ, डी से क्या हो गया बेटा जी, एल हो गया, ठीक है। तो अब बेटा जी यही, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, इसी की वजह से क्या बन रहा है, ये इन्वर्ट शुगर बन रहा है। ओके, आगे चलते हैं, यहां आते हैं स्टार्च। स्टार्च जो है, स्टार्च के बारे में खुल के डिस्कस करते हैं। ये आपसे पेपर में एडवांस में भी पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है, सीबीएसई में पूछ सकता है बेटा, ठीक है, पूछ सकता है। पहले स्टार्च पे आया करता था, एक नोट आ जाता था, ठीक है, या एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन में बॉन्डिंग पूछनी, बताओ कौन सी होती है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ सुनिएगा, 10 to 20% जो होता है वो एमाइलोज होता है, 80 to 90% एमाइलोपेक्टिन होता है। अब मैं बड़े आसानी से आपको इसको याद कराऊंगी। देखिए, आपने वही मम्मी की सब्जी वाले एग्जाम्पल वापस आते हैं। मम्मी सब्जी बना रही है आलू की, ठीक है। मम्मी ने आलू क्या किया, काट के और एक वेसल में रख दिया, ठीक है, वेसल नहीं बर्तन में रख दिया, ठीक है, वेसल केमिस्ट्री लैब में अच्छा लगता है। उसमें पानी करके रखा। अब आप थोड़ी देर में जाओगे तो पानी मिल्की हो जाएगा। वो इसीलिए होगा क्योंकि उसका जो एमाइलोज वाला पार्ट है वो सॉल्युबल है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरा आलू घुल जाएगा। अगली बार जाके देखोगे अच्छा चीनी की तरह या नमक की तरह हो गया, आलू घुल गया, ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा पार्ट डिसॉल्व होता है। और वो कौन सा पार्ट है, वो यही पार्ट है। यही पार्ट क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है। और ये वाला पार्ट क्या होता है, क्योंकि आलू पूरा नहीं घुलता, मोस्टली आलू वहीं पर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनसॉल्युबल पार्ट। और इनसॉल्युबल पार्ट आपको पता है क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इनसॉल्युबल कोई भी चीज क्यों होगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको घोलना बड़ा मुश्किल है। अब यहां देखिएगा, जो सुक्रोज हो गया, सॉरी जो स्टार्च हो गया, ये किससे बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से बना होता है, जबकि ये किससे बना होता है, बीटा से। अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब बेटा बहुत सिंपल है, इसमें होता है C1 से C4 लिंकेज, और बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सीधा सीधा। आप देखोगे ना, बुक के अंदर देखोगे, बिल्कुल सेम सेम सीधा सीधा स्ट्रक्चर है। प्लीज थोड़ा कॉपरेट कर लो, बुक खोल लो, ठीक है, आराम से सोते हुए मत देखो लेक्चर। आप सीधा 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 जा रहे हैं किसका, एमाइलोज का, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सॉल्युबल है। वेयर तुम एमाइलोपेक्टिन का देखोगे तो वो क्या होगा बेटा जी, सीधा, और फिर देखो ब्रांचिंग चल रही होगी, तो आपसे पूछेगा लिंकेज। तो जब भी सीधा लिंकेज जा रहा होगा तो उसमें C1 से C4 लिंकेज होगा, और इसमें होगा C1 से C6 लिंकेज, ठीक है, ब्रांचिंग चल रही होगी। चलिए, ये आपको स्टार्च के अंदर चीज याद रखनी है, इतना आप कर लेंगे, बहुत है बहुत है बहुत, ठीक है। आगे आते सेल्यूलोज पर। बेटा जो सेल्यूलोज होता है, ये होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब यहां देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है CB, C से CB याद रखिएगा कि सेल्यूलोज जो है उसमें बीटा है, जबकि स्टार्च में क्या है, अल्फा है, अल्फा, ठीक है। अच्छा डन, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, यहां आपसे एडवांस में जो IIT एडवांस का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर्स दे रखे थे और पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। अब मैं आपको, देखो कोई रट के तो जा नहीं सकता, और मैं आपको सलाह भी नहीं दे रही कि आप रट कर जाओ, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक पॉइंट्स, कुछ चीजें, बारीक चीजें ऐसी बताऊंगी कि अगर आप उनको ध्यान रखते हो तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर का वो देखकर ना बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका है, कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि अगर आपको एग्जाम वाला कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देगा तो वो क्या पूछ सकता है, आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है। और मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज कह रही हूं, आप स्ट्रक्चर ना सिर्फ देख लीजिए, रटिए मत, बिल्कुल बिल्कुल मत रटिए। मैं अभी आपको की पॉइंट्स बता दूंगी, उनका ध्यान रखिएगा, और आपको MCQ पेपर है, आपको पहचानने के लिए आएगा। और भरोसा रखिए, डिस्क्रिप्टिव भी होता तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर आपसे नहीं बनवाता, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनवाता। अब सुनिएगा, आपको क्या काम करना है, सिर्फ इनकी यूनिट्स याद करिए
कि ग्लूकोज की क्या यूनिट, ग्लूकोज कैसा दिखता है, फ्रक्टोज कैसा दिखता है, माल्टोज की क्या क्या यूनिट है, लैक्टोज की क्या यूनिट है, कौन रिड्यूसिंग है कौन नॉन रिड्यूसिंग है, दैट्स इट। और इनमें कौन सा लिंकेज होता है, दैट्स इट, कि ये बीटा से है ये अल्फा से है, इसमें 2 होते हैं। बस इतना पोर्शन आप कर लीजिए, आप सारे सवाल इनसे रिलेटेड कर लेंगे, ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, अभी हम देखो, अभी मैं पूरा करती हूँ। बेटा इसमें एक मैंने Br2 एक्स्ट्रा लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ग्लूकोज तो Br2 टेस्ट देता है बट फ्रुक्टोज Br2 टेस्ट नहीं देगा। तो ये पॉइंट आप अपने कॉपी में बिल्कुल बड़ा बड़ा करके अच्छे से लिख लें, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, फॉर श्योर पूछा जाएगा कि भाई, क्योंकि पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। तो फ्रक्टोज नहीं देता और ग्लूकोज क्या है, देता है, ठीक है, Br2 टेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। ये Br2 टेस्ट बाकियों के लिए नहीं था, सिर्फ इन दोनों के लिए था, क्योंकि यही पेपर में आया था। चलो आगे चलते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, एनोमेरिक, कार्बन, एपीमेरिक और म्यूटा रोटेशन। पहले म्यूटा रोटेशन देख लेते हैं। म्यूटा रोटेशन सिर्फ चेंज है ऑप्टिकल रोटेशन में, कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या है बेटा जी, चेंज हो जाए। मान लीजिए पहले डेक्स्ट्रो था फिर वो लेवो हो जाए, तो यही क्या है, चेंज हो गया। अब सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इन्वर्ट शुगर कौन सा है, ये आपसे पूछेगा, और म्यूटा रोटेशन कौन शो करता है ये भी आपसे पूछेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो बस ये लाइन याद रखें कि सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे, यानी कि ऑल ऑफ दीज विल शो म्यूटा रोटेशन, ठीक है, कि ऑप्टिकल रोटेशन इनकी चेंज हो जाएगी। एंड डन, बात समझ आ गई। चलो अब आगे चलते हैं एनोमेरिक और एपीमेरिक पर। ये भी आपसे पेपर में पूछेगा, और जो मैंने बताया है उतने में से ही पूछेगा, देखिएगा। बहुत ज्यादा बेटा मैं आपको स्वैग के लिए नहीं पढ़ाऊंगी कि भाई मैम को तो बहुत नॉलेज है ना, ये भी पढ़ाया वो भी पढ़ाया, नहीं, वो जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीजें जरूरी हैं सिर्फ उनको पढ़िए यार अभी। चलिए क्यों टाइम बर्बाद करते हैं। एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, डिफर इन C1 कॉन्फ़िगरेशन। और कोई फायदा थोड़ी होता है, अगर मान लो तुमने बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया और वो पेपर में नहीं आ रहा, तो क्या फायदा उस नॉलेज का। देखो एरोमेरिक कार्बन क्या है, जो डिफर करता है कार्बन 1 पर। अगर कार्बन 1 पर डिफर करे तो एनोमर है, एनोमर। याद रखिएगा ए ई से पहले आता है, तो याद रखिएगा ए ई से पहले आता है, ए बी सी डी, ई तो बहुत बाद में है ना, 5वें नंबर पे शायद, ठीक है। तो आप देखिएगा ए पहले नंबर पे आ रहा है, तो C1, इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, 1 के अलावा, फ्रक्टोज को छोड़ देना क्योंकि फ्रक्टोज में है ही वो C2 पर, ठीक है। तो फ्रक्टोज के एक्सेप्ट फ्रक्टोज कहीं और पर चेंज आ जाए, C2 पर, C3 पर, C4 पर, तो बेटा जी वो क्या होगा, एपीमर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एनोमर कब, जब C1 पर चेंज हो। एपीमर कब, जब फ्रक्टोज के अलावा, C1 छोड़ दीजिए, इसके अलावा, मतलब वहां तो C2 में चेंज होगा ना, इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो, यानी कि कार्बन नंबर 2, 3, 4, तो क्या होगा बेटा जी, एपीमर होगा। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते। मान लीजिए मैंने लिखा ये OH OH H OH, बताओ मैंने क्या लिखा है, ग्लूकोज लिखा है, ठीक है। CH2OH सबसे रिड्यूस्ड ग्रुप नीचे, सबसे ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। हाइड्रोजन देखो रिड्यूस्ड कौन होता है, जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। और ऑक्सीडाइज कौन होता है, जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड ऊपर, रिड्यूस्ड नीचे। जो रिड्यूस है यार, रिड्यूस मतलब कम, तो कम वाला नीचे, ज्यादा वाला ऊपर, ठीक है। OH H OH H H OH OH H, ठीक है। अब ये क्या है, ये हो गया मेरा, यहां पर देखिएगा ये OH इस तरफ लगा हुआ है, किस तरफ है, राइट साइड। तो जो ये सबसे नीचे वाला OH होता है, ये डिसाइड करता है कैपिटल D और कैपिटल L, ठीक है। अगर ये इस तरफ है या राइट साइड पर है तो इसको हम बोलते हैं D का रोटेशन से कोई भी लिंक नहीं है। अगर कोई बच्चा करने बैठ गया तो बिल्कुल गलत, बेहद गलत, पाप हो जाएगा अगर आप कहोगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या वो लेवो रोटेटरी है। गलत बात नहीं, पाप नहीं करने का। ये क्या है, सिर्फ ये बता रहा है कि ये OH किस तरफ है, ठीक है। जो ऑप्टिकल रोटेशन बताता है वो होता है
डी और एल, यानी कि स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, यानी कि डेक्स्ट्रो एंड लेवो। ये डी क्या बता रहा है, सिर्फ रेफरेंस के लिए लिया गया है। ग्लिसरैल्डिहाइड तो पढ़ा ही था ना, ये इतना सा, ये ग्लिसरैल्डिहाइड है ना, OH H। तो ये जो है ये वाला OH अगर आपका किस तरफ है, आपका राइट साइड है, तो क्या हो गया डी हो गया। लेकिन अगर मैं इसे ही ऑपोजिट साइड ले लूं, ये CH2OH है, ठीक है, इसे ही ऑपोजिट साइड ले लूं, यानी कि OH को यहाँ H को यहाँ, तो देखिएगा ये क्या हो गया बेटा जी, आपका L हो गया। L मतलब लेफ्ट और D मतलब राइट, ठीक है। तो अगर आपसे कभी असर्शन रीजन में पूछ ले, स्मॉल डी स्मॉल एल जो होते हैं वो डेक्स्ट्रो लेवो होते हैं या कैपिटल डी कैपिटल एल, कौन से होते हैं बताइए, रीजन पूछ ले, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ग्लिसरैल्डिहाइड का रेफरेंस है, वो रोटेशन बताएंगे। डन 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 डन, समझ आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बेटा इसको ना अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, इतने शॉर्ट वे में सारे सवाल आपको नहीं मिलेंगे कहीं। चलो ये हो गया, OH यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो वो बनाना था, ये तो मैंने आपको DL समझा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, देखिएगा मैं सिखा रही हूँ आपको एनोमर, ये मैंने हटा दिया। DL आपने कर लिया ना, मैंने हटा दिया यहाँ से, ओके कर लिया तो ठीक है, वरना पीछे बैक करके दोबारा लिख लो। अच्छा अब देखो OH 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 H OH, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी बनाया OH OH H। अब ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये मैंने OH किया, ठीक है, सेम बना दिया H H। अब यहाँ देखिएगा ये जो CHO है बेटा जी, इसको मैं लिख सकती हूँ OH और H ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा OH और ये H करके लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये जो है, ये अगर ये इस तरफ है तो ये हो गया अल्फा, और ये OH इस तरफ हो गया तो ये क्या हो गया, बीटा हो गया। तो समझ रहे हो मेरी बात समझ रहे हो। C1 पर ये क्या है, ये अभी लिंक भी करेगा इधर से जाके, ठीक है, वो पूरे लिंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये अभी इधर से जाके लिंक भी करेगा इस वाले कार्बन से, बीच में ग्लाइकोसाइडिक नहीं, बीच में इंटरनल लिंकेज होगा बेटा जी, बट यहाँ समझिएगा। तो ये जो OH इस तरफ है, ये क्या हो गया, यहाँ पर OH इस तरफ हो गया, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, ठीक है। अब यहाँ किस में चेंज आया, C1 में चेंज आया ना, C1 कार्बन, पहले ही कार्बन पे बदलाव आ गया, तो ये क्या हो गया, एनोमर। बात समझ आ गई। अब देखिएगा फ्रक्टोज में C2 कार्बन लेते हैं, क्योंकि इसको हटा दूं ना, हो गया, ठीक है। फ्रक्टोज में C2 कार्बन लेंगे बेटा, यहां पर होता है बेटा जी ये CH2OH, ठीक है, OH OH H, ठीक है। अब यहाँ देखिए CH2OH, समझ गए मेरी बात। तो इसमें C2 है, चेंज यहाँ पर होगा, इसलिए इसका एनोमेरिक कार्बन क्या है, C2 है, बस फ्रक्टोज का, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आगे, देखते हैं, देखिएगा। अब मैं बात करूं एपीमर की। एपीमर क्या है, मेनूज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। बेटा जी ये जो ग्लूकोज है ये मैंने आपको बनाया, ये OH OH H OH, ठीक है, CH2OH एंड CHO। अब एपीमर का मतलब क्या है, 1 एसिमेट्रिक कार्बन चेंज है, एक कार्बन चेंज है, सब कुछ सेम है, बस एक कार्बन चेंज है, ठीक है। अब यहाँ देखो मेनूज में क्या लिखा है मैंने, C2, यानी कि अगर मुझे मेनूज का स्ट्रक्चर बनाना है तो मुझे C2 कार्बन में बदलाव करना पड़ेगा, यानी पूरा स्ट्रक्चर वुड बी सेम, ठीक है। OH OH H OH, मैंने क्या कहा था, दूसरे कार्बन में, इस कार्बन में बदलाव कर दीजिए। बदलाव करेंगे तो ये जो OH है इसको मान लीजिए मैंने यहाँ किया और इसको यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा जी आपका C2, हाँ ठीक है, पहले दूसरे कार्बन पर C2 एपीमर है ना, तो दूसरा कार्बन चेंज कर दिया। तो बेटा जी ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया मेनूज का स्ट्रक्चर, और ये क्या हो गया, देखो बाकी सब सेम है, ये भी सेम है, यहाँ देखिएगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसके ऑपोजिट साइड ये है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, कोई नहीं मैं लिख देती हूँ OH H, ठीक है, कि भाई सब कुछ सेम, लेकिन बस ये वाला जो कार्बन है ये चेंज है, देखो बाकी नीचे से पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एपीमर। तो यानी एनोमर तो 1 कार्बन पे होगा, एपीमर इसके अलावा और किसी कार्बन पे, एक्सेप्ट फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज में याद रखना
एनोमेरिक कार्बन क्या है, C2 है, ठीक है। तो एपिमेरिक क्या होगा, C3 भी होगा, C4 भी होगा, है ना, उसके अंदर। क्लियर, चलो डन। ये पूछा हुआ है आपसे ग्लूकोज और मेनोज का, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। मैं कहती हूँ आप रटो मत, इनका स्ट्रक्चर मत रटो, लेकिन आप ये याद कर लो कि C2 का किस में है, C4 का किस में है। ये C2 एपीमर शो करता है, ये C4 एपीमर शो करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कभी आपको अगर गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर की जरूरत भी पड़ी और आपको ये याद है कि C4 एपीमर होता है, तो बहुत सिंपल है, आप C4 यानी कि फोर्थ वाला कार्बन चेंज कर देना, 1 2 3 4 वाला कार्बन चेंज कर देना, ठीक है, डन। बेटा जी अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जिसमें हम सीखेंगे ग्लूकोज के बारे में और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन आपको लग रहा है ये थोड़ा अननोन होगा आपके लिए, मतलब आपने स्ट्रक्चर्स तो देखे होंगे, बट मैं ये स्ट्रक्चर्स आपको विद द ट्रिक्स बताऊंगी, और आपको ये चीज समझनी होगी यहाँ पर इनके बाद में कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको चीजें समझाती हूँ, फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि आपके लिए ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, देखो आते हैं हम अपने पहले पोर्शन पर, जहां पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि मैं कुछ आपको, देखो आपको स्ट्रक्चर सारे के सारे जो एनसीईआरटी में गिवन है वो रटने नहीं है, ठीक है, बट आपको स्ट्रक्चर्स समझने हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो की पॉइंट्स हैं जिनसे आप कोई भी स्ट्रक्चर देखकर पहचान सकते हो। मैंने आपको लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था, जो अभी इससे पहले वाला पार्ट में मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको बताया था दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन किससे बना हुआ है। सुक्रोज किससे बना हुआ है, हाँ सुक्रोज बना हुआ है ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। ऐसे ही आपको स्टार्च का, सेल्यूलोज का, लैक्टोज का, माल्टोज का आपको यूनिट याद रखना है, दैट्स इट। स्ट्रक्चर पेपर में पूछेगा, पक्का से पूछेगा, ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर कैसे आप बिना रटे कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो यहां पर लिखा है, यहां पर मैंने कुछ चीजें लिखी है, ये लिखा है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। सबसे पहले समझते हैं बेटा जी, जो पायरानोज है, पायरानोज का मतलब होता है, देखिए रिंग देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 5 कार्बन आपके इन चेन है और एक आप मान लीजिए क्या ऑक्सीजन हो गया, तो मतलब टोटल 6 कॉर्नर तो 6 हो गए ना आपके, ठीक है। तो जब 6 होगा तो पायरानोज, ठीक है, यानी कि पायरानोज मतलब 5 कार्बन होंगे। और फ्यूरानोज, फ्यूरानोज का मतलब होता है जिसमें 4, एक देखना 1 2 3 4, इनसाइड कितने 4 कार्बन है, फ्यूरानोज में कितने हैं 4, आउटसाइड कितने हैं 2, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या बताया, पायरानोज में कितने होते हैं इनसाइड 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, फ्यूरानोज में कितने हैं 4 कार्बन यानी उससे 1 कम और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो रिंग बनती है इसको बोलते हैं पायरानोज, यानी कि इस टाइप की अगर मैंने मान लीजिए कोई रिंग फॉर्म की है तो इसको मैं बोलूंगी पायरानोज, ठीक है। और अगर मैं इस टाइप की कोई रिंग फॉर्म कर रही हूं तो इसको मैं बोलूंगी क्या, फ्यूरानोज, ठीक है। अब बेटा जी फ्यूरानोज क्यों आया, क्योंकि फ्यूरानोज आया हमारा मेंशन करने के लिए किसका स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, और पायरानोज किसके लिए आया था, हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मेंशन करने के लिए। आपके में सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ही ये हावर्थ प्रोजेक्शन है, तो हम सिर्फ इन्हीं की बात करेंगे, आपके में और ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है, इन्हीं को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर क्या है, ग्लूको पायरानोज, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज और पायरानोज मतलब पायरानोज रिंग। ये डी क्या है, ये डी है कि आपका जो लास्ट OH है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपका D और कैपिटल D और कैपिटल L, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है किसकी, OH की, राइट। मान लीजिए मैंने लिखा है OH OH H OH, ठीक है। तो यहां पर, और ये मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया है किसका, ग्लूकोज का, इधर वाले खुद लिख लेना, ठीक है। तो ये जो OH इस तरफ है ये रेकमेंड क्या कर रहा है, ये रेकमेंड कर रहा है D को, ठीक है, राइट साइड है ना, हाँ राइट साइड है तो D को। अगर इस तरफ होता तो क्या होता, रिकमेंडेशन क्या होता, L साइड होता वो, ठीक है। मैं करके दिखा देती हूँ आपको, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। H H OH और यहाँ कितना हो गया H, ठीक है। अगर ये इस तरफ होता तो वो क्या हो जाता, L। ये भी आपका क्वेश्चन एडवांस में पूछा हुआ है, D फॉर्म दे रखा था और L फॉर्म बनाना था, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा इनैंशोमर करके उसने पूछा था, बताइए इसका इनैंशोमर कौन होगा, ठीक है। तो उसने इस लैंग्वेज में, एडवांस का ये क्वेश्चन है एंड
लेट मी टेल यू कौन से ईयर का क्वेश्चन है, कभी आपको लगे मैं मजाक कर रही है। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। डी शुगर दिया था और एल शुगर पूछ रहा था, यानी कि एल ग्लूकोज पूछ रहा था। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, अगर बेटा आप लोग बोलोगे मुझे कि मैं कोई सीरीज लेकर आऊं जिसमें सारे बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस हो, या फिर कोई अदर आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है उसके क्वेश्चंस हो, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं जल्दी से उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। हाँ, ये डी फॉर्म पता चल गया ना आपको। डीएल क्या है, स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी ये है, ठीक है। यानी कि अगर आपका डी साइड में घूम रहा है, राइट साइड में घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उल्टा घूमता है क्लॉकवाइज घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लेवो रोटेशन होता है। कब? जब आप इस पर पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हो तब, ठीक है। अब ये जो है, ये तो लास्ट वाला कार्बन जो होगा वो बताएगा, और ये वाला, ये जो डीएल है ये बताता है ये वाला कार्बन, ठीक है। अभी देखो, अभी बताती हूँ। आप यहां पर देखिएगा, इसको, ये वाला जो कार्बन है इसी को मैं एनोमेरिक कार्बन कहा था मैंने। एनोमेरिक मतलब ए पहले आता है, तो यानी C1 कार्बन क्या हो गया, एनोमर हो गया, और फ्रुक्टोज का कार्बन जो था एनोमेरिक कार्बन वो क्या था, C2 था, याद रखेंगे। अच्छा, अब बेटा क्या होगा कि यहां पर ये जो OH है, OH मानिए इसको, ठीक है, और यहां पर इसको भी मैं लिख सकती हूँ डबल बॉन्ड O करके, और यहां पर H, ठीक है। अब यहां से बेटा जी ये लिंक फॉर्म होगा इधर, ठीक है, इससे लिंक फॉर्म होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां से, तो इस पूरे से लिंक फॉर्म होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH, ये O तो बीच में आ जाएगा, ये H क्या होगा बेटा जी, इस तरफ आ जाएगा, और ये बना देगा कुछ ऐसा। देखिएगा ध्यान से, ये जो O था ये आ गया मिडल में, इसका H टोटोमराइजेशन समझ लीजिए आप, ठीक है, और कहाँ चला गया, इस पर चला गया ऐसे, और H जब जाएगा तो एक बार OH इस तरफ, ठीक है। तो एक बार बेटा जी अगर मान लीजिए ये मेरी अल्फा फॉर्म है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, इसी का इनैंशियोमर बीटा हो जाएगी। इनैंशियोमर क्या होते हैं, जैसे मेरे हाथ हैं, ये इनैंशियोमर्स है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, कि मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं करती, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर इनैंशियोमर, ठीक है, सिंपल। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया ना। हाँ, यही होता है वो म्यूटा रोटेशन, मैंने बताया था कि ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होना। तो मैंने कहा था, एक स्टेटमेंट बोली थी, ऑल रिड्यूसिंग शुगर शो म्यूटा रोटेशन। अब समझना, मैंने ये स्टेटमेंट जानबूझकर बोली आपको, ताकि जिन बच्चों को म्यूटा रोटेशन में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है वो इससे अपने सवाल लगा लें। बट देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस लाइन को समझिएगा मैंने क्यों बोली। देखो बेटा, म्यूटा रोटेशन मतलब कि ये मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो घूम रहा है, अभी मैंने पीपीएल लाइट डाली इसके ऊपर, और ये अभी डेक्स्ट्रो घूम रहा है, ठीक है, मान लो। तो इसका OH अगर इस तरफ होगा, इसका अगर मान लो मैं बनाने लगूं, इसका मैं इनैंशियोमर बनाने लगूं, तो वो कुछ ऐसा ही तो होगा। देखो, अरे यार, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल वैसा ही बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर CH2OH हो गया, बस यहाँ पर ये जो OH होगा ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, एज इट इज सुपर इम्पोज कर जाएगा, लेकिन ये OH सुपर इम्पोज क्या होगा, हाँ, नहीं करेगा, ठीक है। मिरर इमेज है लेकिन सुपर इम्पोज क्या होगा, नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो। तो अब यहां देखिएगा, ये जो हो गया, ये हो गया मेरा डी फॉर्म, ये हो गया मेरा एल फॉर्म। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है, देख लें एक बार। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, हाँ बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये एक डी फॉर्म हो गया, ये एल फॉर्म हो गया, यही तो है ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज, यही तो है म्यूटा रोटेशन, अल्फा फॉर्म का बीटा फॉर्म में जाना, यही, इसी को तो बोल रहे हैं म्यूटा रोटेशन। समझिए, म्यूटा रोटेशन कौन शो करता है, जो रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन है, जिनके पास CHO फ्री है, जिनका कीटोनिक या एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री है। अब देखो, जिसका फ्री था तभी तो उसने लिंकेज किया ना, जिसका फ्री था उसी ने तो लिंकेज किया, तभी तो OH और ये H का हम ये बंधन देख पा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। म्यूटा रोटेशन क्लियर, एनोमर क्लियर, एनोमर C1 पर हो गया, ठीक है, ये क्लियर। अब मैं बताती हूँ आगे की बात।
देखिएगा, इसमें समझने के बहुत पॉइंट्स हैं। मान लीजिए मुझे ये वाली फॉर्म इस उसमें बनानी है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, ये जो है ये पूरा रिंग बना रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा 1 2, मार्कर चेंज कर लूँ मैं, 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5, ठीक है। तो 5 तो मेरे कार्बन रिंग में हो गए, एक मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो मैंने ऐसे बना दिया, देखो बना दिया। अब मैंने ये लगा दिए डंडे, लगा दिए। अब मैं क्या काम करूंगी, देखना ध्यान से, देखना बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही एज इट इज उठाया। मान लो ये एक स्टिक है, इसको एज इट इज उठाया और ऐसे रख दिया। इस स्टिक को एज इट इज उठाया और ऐसे रख दिया। इस स्टिक को कार्बन नंबर 3 पर, ये मान लो ये ऑक्सीजन है, ये 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो छठा कार्बन यहाँ आएगा। तो और छठा कार्बन कौन होगा, ये होगा मेरा। अब देखिएगा, इस स्टिक को मैंने एज इट इज उठाया, यहाँ रख दिया, तो ये मेरा हो गया HOH। फिर इस वाली स्टिक को एज इट इज उठाना है और एज इट इज ऐसे उठा के ऐसे रख दिया, H और OH। फिर एज इट इज इसको उठाया, यहाँ रख दिया, OH H। फिर एज इट इज इसको उठाया, यहाँ रख दिया, HOH। फिर एज इट इज जब इसे उठाओगे तो ये तो यहाँ लिंक है, ये लिंकेज दिखा दिया, तो छठा कार्बन कहाँ आ गया, ये आ गया CH2H और ये आ गया H। समझ में आया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप देखिएगा बेटा जी, ये मैंने आपको क्या सिखा दिया, हावर्थ में करना मैंने सिखा दिया, इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको हावर्थ में बनाना सिखा दिया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत, अब ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया, सिर्फ मैंने आपका दिमाग क्लीन करने के लिए समझा दिया। अब सुनिएगा, आपको एग्जाम में क्या देखना है। अगर ये जो OH आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ होगा, तो देखो अभी मैंने नीचे की तरफ बनाया, यहां बनाया, तो ये अल्फा फॉर्म थी ना, ये अल्फा फॉर्म था, ठीक है। दूसरी तरफ बनाती तो बस इसी में तो फर्क आता, अगर मैं बीटा बनाती तो सिर्फ इसी में तो फर्क आता, बाकी तो पूरा सेम होता, राइट। अब यहां सुनिएगा, मैं मान रही हूं कि आपको बायोमोलिक्यूल कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ऐसे पढ़ा रही हूं, ठीक है। अब यहां देखिएगा, जब मैं ये बनाऊंगी, जब मैंने ये बनाया तो सिंपल देखिएगा H और OH, OH कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, OH यहाँ पर कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। जब बीटा बनाओगे तो बीटा में देखो, बीटा में OH बस इसी में चेंज होगा, OH और H। अब जब आप इसको ऊपर उठा के यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे उठा के रखा तो OH और H। समझ रहे हो मेरी बात? तो यानी कि अगर अपन लोग सिर्फ इतनी सी बात याद कर लें कि बीटा में OH ऊपर होता है, अल्फा में OH नीचे होता है, तो पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कहीं सारे में सिर्फ ये बनाए, पहला कार्बन बनाए, बस ये बनाए, बाकियों की जरूरत ही नहीं है, बस ये बनाए। समझ रहे हो क्यों बनाए? क्योंकि इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बस इन्हीं से काम हो जाएगा, ठीक है। अब देख, बाकी क्यों बनाए यार, हम क्यों इसकी इंक खराब करूं, क्यों मैं तुम्हारा दिमाग खराब करूं? देखो ना, उतने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन की जरूरत है यहाँ पर ग्लूकोज में, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा तुमने वो गाना तो सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, सुना है ना? तो अब सुनिएगा, बेबी को बेस पसंद है, तो आप याद रख सकते हैं, ये ना मैं जब क्या पढ़ाऊंगी आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां पर भी मैंने सेम ट्रिक यूज की है, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स मैंने ऐसी बनाई हुई है जो एक जगह एक बार याद कर लो तो वो फिर सब में लग जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अगर पार्ट वो आ रहा है ऐसा तो वो लग जाएंगी, क्योंकि बेटा बहुत सारी ट्रिक कर लोगे तो फिर पता है उसका नतीजा क्या होता है। जैसे बहुत सारी ट्रिक्स आपने याद कर ली तो ट्रिक तो याद रह जाती है, लेकिन वो ट्रिक लगेगी कहाँ वो याद नहीं रहता, ठीक है। तो ट्रिक्स कम, जेन्युइन ट्रिक्स वो जो काम में आए, ऐसे नहीं कि कुछ भी रटने बैठ गए, ठीक है। जो चीज समझने की उसको समझो, जहां पर ये लगे कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी का काम है वहां पर ट्रिक, ठीक है। वरना मैं आपको हर निकलते ही थोड़ा सा निकले कॉन्सेप्ट से ट्रिक बता दूं, पर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं लिख के दे सकती हूँ, फिर बच्चा क्या करता है जो ट्रिक से करके आता है ना, कॉन्सेप्ट नहीं समझता, उसको सब याद रहता है, ट्रिक भी याद रहती है, लेकिन वो ट्रिक कहाँ लगेगी ये याद नहीं रहता। देखो अब यहां पर मैंने क्या बताया था, बेबी को बेस पसंद है, बेस क्या होता है OH, ठीक है। तो अब बेबी को बेस पसंद है तो बेस बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो बेबी खुश होगी, ठीक है। तो बेस को बढ़ाओगे यानी OH को बढ़ाओगे तो कहाँ लगाओगे, ऊपर लगाओगे, ठीक है। तो याद कर सकते हैं, ये मैंने आपको अभी अगर
आप लोग क्यों देखोगे, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ाऊंगे तो वहां पर जब बफर सॉल्यूशंस का वो आता है हंटर्स इक्वेशन, वहां पर भी सेम चीज यूज होती है, ठीक है। तो याद रखना है बीटा, बीटा से याद रख लो बेटा जी, ये बीटा बेस, क्योंकि बेबी को पसंद है इसलिए क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, ठीक है। बेबी को पसंद है इसलिए बेस क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखेंगे बीटा में OH ऊपर और अल्फा में नीचे, अल्फा में OH नीचे। क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब ये सब आप हर जगह लगाइए। यहाँ देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर देखिएगा, ये है अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। अब ये पायरानोज नहीं है, चलो मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल दे दूँ आपको, इसको रुको, इसको हटा के देखिएगा बेटा आपको प्लीज हमारे एफर्ट्स कैसे लगता है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना, ठीक है। बड़ा मोटिवेशन लगता है हमें, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो। एंड आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर देखना, अल्फा है, OH नीचे है, देखो यहाँ पर भी अल्फा डी ग्लूकोज से माल्टोज बना हुआ है, OH नीचे है, ठीक है। और दोनों यूनिट माल्टोज में किसकी होती हैं, ग्लूकोज की होती हैं, तो देखो दोनों में OH नीचे है, ठीक है। अब आते हैं लैक्टोज में। लैक्टोज में बेटा जी देखिएगा, एक है बीटा डी गैलेक्टोज, देखो आया ना OH ऊपर, ठीक है, आया ना। अब यहाँ देखते हैं बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ देखिएगा बीटा, तो देखो आया ना OH ऊपर, बेटा 1 कार्बन, ये हमेशा याद रखिएगा, जो इस तरफ से स्टार्ट हो रहा है, जो कॉर्नर है ये, ठीक है, राइट साइड की तरफ है, वहीं से नंबरिंग शुरू करने हैं हम। ऐसा नहीं कि आपका मन किया तो आप वहां से शुरू कर दो, ठीक है। बस ये फ्रुक्टोज वाले में यहाँ पे ये मैंने इसको उल्टा करके स्ट्रक्चर को लिखा है, अभी बताती हूँ कैसे, ठीक है। आपको ग्लूकोज का समझ में आया ना, दोबारा एक बार बता रही हूँ, देखो अल्फा में OH नीचे, बीटा में ऊपर, देखो सुक्रोज में अल्फा में OH नीचे, ठीक है, बीटा में, अभी इसको बताती हूँ क्योंकि ये फ्रक्टोज है, जो मैंने ट्रिक बताई वो सब में लगेगी फ्रक्टोज को छोड़ के, भाई फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी तो अलग है यार, समझो। अल्फा डी ग्लूकोज, देखो तो अल्फा है तो OH नीचे है, यहाँ पर देखो लैक्टोज में क्या होगा, OH ऊपर है क्योंकि बीटा है गैलेक्टोज में, बाकी से मतलब नहीं है, बाकी से मत छोड़ दो, इसमें ऊपर, ठीक है। अब आते हैं इस पर, बेटा जी मैंने बताया आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपका कीटोनिक ग्रुप आता है, और एनोमेरिक कार्बन क्या होता है आपका C2 होता है, ठीक है। उसके बाद वाले क्या होंगे, एपिमेरिक कार्बन होंगे, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे आते हैं, मैंने लिखा है अल्फा डी, डी क्यों लिखा है ये पता है मुझे, क्योंकि मेरा जो आखिरी कार्बन हो रहा होगा उसमें जो OH होगा CH2OH से ऊपर वाला, ठीक है, OH OH H, ठीक है, OH इस तरफ आ गया, ये रहा CH2OH CH2OH H OH, ठीक है। देख लो सही बना है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक है। इसमें भी वही फंडा चलता है, OH OH H, यहाँ पे OH आना था तो बस मैंने OH की जगह पे कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, ऊपर मैंने भी रिड्यूसिंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखना बेटा, ये मेरा क्या था, एनोमेरिक कार्बन, रट गया होगा अब तक तो, इतनी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये मेरे क्या हो गए, तीनों एपिमेरिक कार्बन हो गए, ठीक है। इनमें चेंज होगा तो वो एपिमर होगा, इसमें चेंज होगा तो वो एनोमर होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, जब इसका स्ट्रक्चर हम हावर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो जब इसका हावर्थ बनेगा बेटा जी, तो दोबारा से लिंकेज होगा, बेटा क्यों दिया मैंने जब दोबारा से लिंकेज होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ से समझ लो 2 CH2OH आएंगे क्योंकि ऊपर और नीचे फ्री है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीच में एक O आ गया, तो यहाँ पर ये तो मेरा जो पहला था ये तो यहाँ चला गया, दूसरे पर क्या था मेरा, O अटैच था, उसी पर मेरा क्या होगा, OH भी होगा, भाई याद करो ना, ऐसे था ना स्ट्रक्चर। यहाँ देखो CH2OH OH OH H OH OH H OH, ठीक है, CH2OH। अब देखो ये मेरा जो कार्बन है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, यानी CH2OH 2 आएंगे, इसके ऑपोजिट क्या आएगा, हमेशा H आएगा। तो ये मेरा जहां पे ऐसे लिख रहा होगा वो क्या होगा मेरा जी, वो होगा मेरा आखिरी छठा कार्बन। और जहां पर CH2OH के साथ में OH आए वो क्या होगा बेटा जी, पहला, समझ लो, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, यहीं से तो OH बनेगा ना, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अब देखो
अगर मैं इनमें पहचानने को कहूँ, मैंने ये हटा दिए, पहचानने को कहूँ कि 1 कौन सा है 2 कौन सा है, किधर से नंबरिंग है तो पहचान लोगे, क्योंकि इधर है ये तो नंबरिंग यहीं से है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, पहले तो सबसे पहले आप ये समझिए, ये समझ लिया तो अब उसके बाद देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज है कि OH यहां आ रहा है नीचे, इसमें हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा क्योंकि CH2OH आ गया, ये ज्यादा बेसिक हो गया बेटा जी। ठीक है, तो CH2OH कार्बन ऐसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ जाती है, ऐसे समझ लो कि CH2 क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा है तो इसका बेस जो है ये इससे और ज्यादा बेसिक हो गया, ऐसे करके समझ लो। ठीक है, तो बेटा जी ये क्या हो गया, ये बीटा हो गया, यानी कि इसमें आप फ्रक्टोज वाले केस में बस उल्टा कर दोगे या तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ये बीटा। ओके, बस और जगह ये कहीं नहीं लगेगा। अगर ये अल्फा है, अल्फा होगा तो OH नीचे और बीटा होगा तो OH ऊपर। ठीक है, फ्रुक्टोफ्यूरानोज पूरा ऐसा ही होगा। ठीक है, डन, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं। देखिएगा, सबसे ज्यादा टाइम 1 शॉट बनाने में लगता है क्योंकि आपको कम टाइम में सारी चीजें कंपाइल करके देनी है बच्चों को, बिकॉज अगर बच्चा ट्रस्ट कर रहा है उधर से तो हमें ऐसा करके देना है कि नहीं ठीक है तुम करके जाओगे तो तुम्हारा ट्रस्ट खराब नहीं होना चाहिए बेटा, वो ट्रस्ट फैक्टर हमेशा सही प्रूव होना चाहिए मेरी तरफ से। चलो अब आगे यहाँ आते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ये समझ आया होगा। अभी आपको लग रहा होगा मैम ये क्यों बता रही है, क्या बता रही है, मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। देखो अब बेटा जी यहाँ पर देखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज कि यहाँ पर OH अगर ये दोनों नीचे है तो आप पानी बना के निकाल दीजिए। यहाँ OH है, यहाँ OH है, ये आपने पानी बना के निकाला तो यहाँ पे एक लिंकेज बन जाएगी। देखो यहाँ पे भी पानी बन के निकलेगा, यहाँ पे OH हो गया, ये H2O बना के निकाल दो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्रॉस पानी बना के निकालेंगे तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से पानी बना के निकाल दो। जब आप इन्हें पानी बना के निकालोगे, ठीक है, अब देखो तो क्या बनेगा, एक लिंकेज बनेगा जिसको मैं कहूंगी क्या, ग्लाइकोसाइडिक का पानी बन के निकल गया तो एक O बच गया बीच में, तो देखो एक O बच गया बीच में। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहां देखिएगा एक O आ जाएगा बीच में। ठीक है, ओके, अब यहां देखिएगा O आ जाएगा बीच में, ये टेढ़ा O आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाऊंगी तो फिर कार्बन आ जाएगा, तो आप ऐसे करके समझिए। ठीक है बेटा जी, ये O आ गया। अब समझ गए मेरी बात आप कि ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बनता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये। ओके, सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा मतलब कि OH नीचे है, बीटा मतलब कि OH ऊपर है। फ्रक्टोज में क्या होता है, उल्टा, अल्फा मतलब कि OH ऊपर है, हाँ, और उसमें OH नीचे है। ठीक है, रेफरेंस में दूसरी तरफ CH2OH आएगा। यहाँ देखो ये रहा CH2OH। ठीक है, ये रहा बीटा। डन बेटा, यहां तक ये बात समझ आई। अब देखो, अब आपको मैं क्यों ये कह रही थी, हाँ एक और चीज, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कर लेते हैं यहीं से। बेटा जी अगर मैं यहां पर बात करूं लैक्टोज मेरा रिड्यूसिंग शुगर है। देखिएगा बेटा जी, यहां पर ये मेरा ग्रुप फ्री है ना, ये मेरा ग्रुप देखो 1 कार्बन पर ये मेरा फ्री CHO ग्रुप होगा ना, ये तो मैंने ऐसे साइक्लिक रिंग में बना दिया, वैसे तो इस तरफ होगा तो फ्री होगा, समझ रहे हो, तो ये वाला क्या है, फ्री है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं माल्टोज में अगेन ये सेम चीज होगी, क्योंकि यहाँ तो ये तो 4th से लिंक हुआ है ना, यानी कि C1C4 लिंकेज है इसमें तो। ठीक है, इसमें भी C1C4 लिंकेज है। ठीक है, तो 1 वाला तो क्या होगा, फ्री होगा। अब यहाँ देखिए, ये जो 1 वाला था, ये जो 1 वाला है, यहाँ 2 वाला हो गया, तो बेटा ये जो OH था यही तो फ्री होना चाहिए था, लेकिन अभी वो क्या है, फ्री नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो फ्री नहीं है। दैट्स वाई क्या होगा बेटा जी, ये होगा नॉन रिड्यूसिंग। कई बार क्या होता है, पेपर में आपसे पूछ देता है स्ट्रक्चर देकर कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बच्चों को अगर देखना नहीं आता कि कौन रिड्यूसिंग है, कैसे देखते हैं, तो फिर वो सवाल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आप
अपने पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे ये पूछ ले कि कौन सा रिड्यूसिंग है कौन सा नहीं है और स्ट्रक्चर दे दे। तो आपको ये देखना है जहां पर फ्री OH इस तरफ का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो C1C4 लिंकेज होती है हमेशा, ठीक है, तो और यहाँ पर होगी बस C1C2 लिंकेज, ठीक है, क्योंकि क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, ओके। तो नॉन रिड्यूसिंग, फ्री तो रिड्यूसिंग, फ्री तो रिड्यूसिंग। डन बेटा, समझ में आ गई बात। अब देखो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, आप मुझे बोलोगे तो मैं इसका एक अलग से सीरीज बना दूंगी, सारे क्वेश्चंस कवर अप, मैंने कॉन्सेप्ट्स में सारे क्वेश्चंस कवर अप किए बेटा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं छूटा होगा कि आपका क्वेश्चन ना हो कोई पास्ट ईयर का। रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग भी करा दिया, ये भी करा दिया। अब देखो आपसे पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन है, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर दे रखा है और कह रहा है ऑन एसिटाइलेशन विद द एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड आपका कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा। और लेट मी शो यू, ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं और जेईई एडवांस का 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने ट्राई किया होगा उनको मिला होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था, बहुत आसान। क्या, बस आप ये पता लगा लीजिए कि जो सेल्यूलोज है उसका यूनिट क्या होता है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बीटा डी ग्लूकोज होता है ना, तो यानी कि जो ग्लूकोज की यूनिट जहां पर भी OH ऊपर जा रहा होगा और वो लिंक कर रहा होगा वही सही आंसर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बस इतनी सी बात थी और बाकी सब में ऐसा एक ऑप्शन जा रहा है और आपको वो टिक करना था। दैट्स इट। क्लियर बेटा, मेरी बात समझ में आ गई? डन, आगे चलते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पूरा बता दिया, इससे बहुत सारी चीजें आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एंड अब चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज आर ग्लूकोज, ठीक है। यहां से बेटा जी बड़े कन्वेंशनल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज या जाते हो, ठीक है, तो हम उनको डिस्कस करते हैं। ये रहा मेरा ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता है कि ये बनेगा कैसे, बता दो यार। सुक्रोज से बन सकता है क्या? बन सकता है, क्योंकि एक यूनिट क्या है, ग्लूकोज है। अच्छा, किससे और बना सकती हूँ? स्टार्च से बना सकती हूँ। स्टार्च में होता है ना भाई, स्टार्च में भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है ना। ये तो बेचारे छोटे छोटे हैं, इनसे क्या लेना, स्टार्च से लेते हैं, ठीक है। सेल्यूलोज से भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो आप स्टार्च से, सेल्यूलोज से, सुक्रोज से हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। इनमें से किसी का भी आपको ये बनाना है ना, स्टार्च ले लीजिए, सेल्यूलोज ले लीजिए, ठीक है। स्टार्च में क्या होता है मैंने याद कराया था, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अल्फा स्टार्च में क्या है, अल्फा। हमारे घर में सबसे ज्यादा क्या बनता है, आलू। आलू सबका राजा है, ठीक है, और बाकी सब्जियां उसकी प्रजा। तो आलू सबके साथ वैसे भी चल जाता, तो क्या है, अल्फा, ठीक है। अल्फा, अल्फा मतलब प्रोमिनेंट, ठीक है। तो क्या है बेटा जी, आलू सबका मतलब आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है ना, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, अल्फा है वो। तो सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज बहुत कम खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां और पेड़ पौधों में मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको आप बीटा ले लीजिए, ठीक है। इसको क्या ले लीजिए, बीटा डी ग्लूकोज ले लीजिए। बेटा जी एक शॉर्ट नोट आप प्लीज ग्लाइकोजन पे पढ़ लीजिएगा। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो स्टोर होता है, ठीक है, वो ग्लूकोज जो है वो एक क्रैब साइकिल, ठीक है, और बायो वाले बच्चों को तो बहुत सारा आता होगा, है ना, क्रैब साइकिल तो पढ़ी होगी तुमने। तो बेटा ग्लाइकोजन एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना, दैट्स इट। ये स्टोर करता है हमारी बॉडी में, स्टोर होता है ग्लूकोज हमारी बॉडी में, और फिर वापस से जो ग्लूकोज है उसका जब बर्निंग होती है तो कार्बन और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। फिर वही आपको पता है मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के झगड़े, वो वापस लेके जाएगा, है ना, ठीक है। फिर बॉडी में से निकालेंगे, एक्सरसाइज करते हैं। बताना हो तो बता देना पूरा, ठीक है। वैसे 2 लाइन है, एनसीईआरटी में पढ़ लोगे, दैट इज इनफ। मैं फिर बताने लगूँ तो बहुत सारा बता दूंगी। अब देखो ग्लूकोज ये हो गया, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो। और हाइड्रोलिसिस ऐसे भी आपको जमना ना हो, आपको लग रहा हो भाई बहुत जल्दी चाहिए आपको इनको, तो आप H+ ले लो, ठीक है। जल्दी से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। HI डाला है, HI क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत सिंपल है। अगर आप रिडक्शन कराएंगे बेटा इसका, तो सबका रिडक्शन करा के क्या बना देगा, हेक्सेन बना देगा, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2, 6 की सिंपल खुली हुई चेन बन जाएगी, ठीक है ना। डन, 3 3 6, ठीक है।
बन जाएगी, बहुत सिंपल है। अच्छा बताओ इसको वापस से बेंजीन बनाना क्या करेंगे, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, किसी को याद है तो, कि अगर मुझे इससे बेंजीन बनाना हो तो क्या करेंगे। ओके, ये हो गया मेरा एन हेक्सेन, बहुत सिंपल था, क्योंकि ये कौन था बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट था। HI बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, देख लो सारे OH भगा दिए इसने, सबकी जगह क्या लगा दिया, H लगा दिया, H लो H लो H लो, ठीक है, तो क्या हो गया, ये बहुत बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओके, अब आते हैं हमारे ये NH2OH HCN। बेटा एल्डिहाइड कीटोन में इनकी रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं और उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, कि न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, तो आप इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लो और आप ये रिएक्शन समझ जाओगे। देखो देखो बेटा जी, इसको जितना मैंने पढ़ाया है, अगर नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो बुक में पूरा पूरा अच्छे से जो भी ट्रिक्स और ये सब कुछ बताए लिख लेना अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो यहां हो गया, ये रहा CHO, ऐसा होता है बेटा जी, ठीक है। अब इस पर होता है डेल्टा पॉजिटिव, इस पर होता है डेल्टा नेगेटिव। अब ये अदर आगे जो भी चल रहा है उसकी कहानी से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वहां से मतलब होना चाहिए जहां से हमारी क्या होती है बेटा जी, रिएक्शन होती है। देखिए बेटा यहां पर ये मैंने इसका मैकेनिज्म समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, लेकिन जो रिएक्शन होगी पहले वो रिएक्शन वाला पार्ट समझते हैं। ये CHO ग्रुप अटैच है और इस पर मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल मैंने कुछ ऐड किया, तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा जी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, अब यहाँ सोचिएगा कार्बन है ऑक्सीजन है, भाई दोनों के बीच में लड़ाई तो पक्का होनी ही होनी है। एक कार्बन को कार्बन तो बहुत पसंद आता है, कार्बन को हाइड्रोजन भी बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है, क्योंकि इनके बीच में ना कोई झगड़ा नहीं है, किसी चीज को लेकर झगड़ा करने की वजह भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों ही ईमानदार हैं, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बहुत खुश हैं। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में झगड़ा ये होता है कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में शेयर किया होता है, ऑक्सीजन ने एक अपना शेयर किया होता है, तो बहुत बढ़िया, जब शेयरिंग होती है तो मतलब पार्टनरशिप हुई। तो कार्बन ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहने चाहिए, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ऐसे ही, साझेदारी ऐसी रहनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की नीयत खराब, ठीक है, बेचारा ईमानदार नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन भी खींचने की कोशिश करेगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा तो कार्बन पर, बेचारे पर वो परेशान रहेगा और थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इतना संभाल नहीं सकता, ये वापस नहीं खींच सकता, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना बेचारा, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तो मतलब ले क्या है कि नहीं मैं तो हूं ऐसा, मैं तो हूं, क्या बोलते हैं उसको, नॉटी, ठीक है, मैं तो खींचूंगा इससे इलेक्ट्रॉन। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पर आया डेल्टा नेगेटिव, इसने बेचारे ने दे दिया, ठीक है मेरे बस की तेरे जैसा नॉटीपना करना नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेल्टा प्लस। अब इसी की वजह से इस पर रिएक्शन होती है। अब यहां देखिएगा, अगर मान लो मैं इस पर HCN की रिएक्शन करा दूं तो इनके बीच में भी बेटा इस पर H प्लस आता है, इस पर CN माइनस आता है, तो बहुत सिंपल है, आप ऐड करा दीजिए। आपने ये CHO लिया, ठीक है, ये लिया, यहां पर H पर, इस पर तो आपने ऐड करा, इस पर माइनस है ना, तो इस पर जाएगा प्लस भागता हुआ, और इस पर क्या जाएगा बेटा, CN, बात समझ के, ठीक है, ये भागता हुआ जाएगा। तो वहां पर देखो ये इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, C, एक पर OH, एक पर CN, और बाकी पूरा आप ऐसे एज इट इज बना दीजिए, ठीक है, एज इट इज आप CHOH का होल 4 CH2, डन, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब आते हैं NH2OH पे। NH2OH में क्या होता है बेटा जी, वाटर बन के निकलेगा, ऑक्साइम बनेगा, ऑक्साइम, देखिएगा, क्या था, NH2OH, तो यहां ले लीजिए आपका CHO, ऐसे ले लीजिए आप पूरा CHO, ठीक है, और यहां ले लीजिए आप NH2NOH, ये तो H2O, ये हो गया, क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, और बाकी पूरा सेम लिख दीजिए जो भी कहानी है, ठीक है, बस सिर्फ वहां ऊपर रिएक्शन होगी, इसकी भी ऊपर होगी। Br2 वाटर क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे गिव सेम ओसाजोन, ये देते हैं सेम ओसाजोन देते हैं, ठीक है।
और कितने मॉलिक्यूल्स लगते हैं ओसाजोन बनाने के लिए? तो 3। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको लिख लेना। 3 मॉलिक्यूल्स लगते हैं ओसाजोन बनाने के लिए, और कितना बनता है, कितने कौन कौन देता है सेम? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, क्योंकि C1 और C2 कार्बन पे ही रिएक्शन होती है, और C1 और C2 कार्बन इनके सेम है ना। चलो आगे आते हैं। C1 C2 कार्बन सेम होने का मतलब, मैं वापस से, पता है मैं यूं क्यों मुड़ती हूँ, मुझे लगता है कि क्या पता इतना भी ना पढ़ा हो तो इसको भी इलैबोरेट कर दें। तो बेटा इसीलिए क्योंकि कार्बन 1 और कार्बन 2 पर रिएक्शन होती है, ठीक है, दोनों पर रिएक्शन होती है। अब आप देखोगे कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बाकी नीचे का सारा स्ट्रक्चर सेम है, 1 और 2 को छोड़कर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए कहा कि सेम ओसाजोन बनता है। और कितने लगते हैं? 3, है ना, 3 मॉलिक्यूल। अब आते हैं Br2 वाटर पर। बेटा Br2 वाटर मैंने ये पहले भी बताया था कि फ्रक्टोज से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ग्लूकोज से कर देगा, ये भी आपका आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब देखो यहां पर जब मैं इससे रिएक्शन कराऊंगी तो बहुत सिंपल है कि जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो एक जो है, ये जो है एसिड में चेंज हो जाता है बेटा जी, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराओगे, इसका एसिड का ऑक्सीडेशन कराते हो, ठीक है, तो आपका दोनों तरफ COOH आ जाएगा। OH का होल 4 CH2 OH नहीं COOH, और इसी को हम क्या कहते हैं? सैक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा जी? सैक्रिक एसिड। अब ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मैम कौन सा ग्लूकोनिक होगा, कौन सा सैक्रिक, कब कौन सा बनेगा। तो देखो Br2 जो है वो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा, भाई माइल्ड है तो भाई पूरा थोड़ी बनेगा, ठीक है। तो क्या बना हमारा? सिर्फ माइल्ड जब डाला हमने तो सिर्फ एक ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसका भी ऑक्सीडेशन करा दिया तो क्या बनेगा? दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। अब ये दोनों में याद करने का तरीका बताती हूँ। ग्लूकोज से माइल्ड डालने पर बना ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। और यहां पर ये जो है बेटा जी CHOH का होल 4, बेटा ये जो है इसमें दोनों COOH जो होते हैं ये दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। जो CH2OH है ये दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए, इसीलिए इसका नाम होता है सैक्रिक एसिड। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, ठीक है, वैसे सही है, ठीक है। सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड मतलब कि सारे के सारे एसिड, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, तो सारे के सारे क्या हो गए बेटा जी? एसिड हो गए। डन, ओके। तुमने तो शायद सुना भी नहीं होगा ये गाना, जब हम छोटे थे तब गाते थे। अब यहाँ देखिए बेटा जी, तो ये ग्लूकोनिक हुआ और ये हुआ सैक्रिक एसिड। अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं ऑक्सीडेशन बहुत बढ़िया वाला करूं, सीधे ही बढ़िया वाला, ठीक है, Br2 तो माइल्ड था, ये तो माइल्ड था, तो बेटा जी आपका सीधा सीधा भी सैक्रिक एसिड मिल जाता है, सैक्रिक एसिड मिल जाता है। डन, बात समझ आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट एसिटिक एनहाइड्राइड पर। इसकी रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेहद, इसलिए मैंने छोड़ के रखी थी। थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका समझा देती हूँ, देखिएगा बेटा जी। आपने एक चीज सुनी होगी जिसका नाम होता है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, जो एस्टरिफिकेशन होता है, देखो अगेन मैं बेसिक से पढ़ा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। एल्कोहल और आपका एसिड या एसिड का डेरिवेटिव मिलकर डेरिवेटिव मिलकर क्या बनाते हैं बेटा जी? एस्टर बनाते हैं। तो अब यहाँ बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, मान लीजिए अल्कोहल है, ये रहा, और एसिड है RCOOH, तो ये जनाब तो अपना H देंगे और ये जनाब अपना OH देंगे, और मिलकर क्या बना देंगे? यहाँ से H गया, यहाँ से OH गया, तो इन्होंने बनाया RO। यहाँ से ऐसे ही अटैच कर दो। लो, तुमको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है तो बच्चों की तरह बताती हूँ, बिल्कुल OHOOR, ये रहा, ठीक है। तो ऐसे ही अटैच कर दो, ये हो गया O, ये रहा O, मतलब वही ये C से अटैच है ना, C डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या बन गया बेटा जी? मेरा एस्टर बन गया, ठीक है, क्लियर।
अब यहाँ देखिए, क्या एसिड चाहिए या एसिड का डेरिवेटिव चाहिए। अब एसिडिक एनहाइड्राइड लिया मैंने, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मेरा एसिटिक एनहाइड्राइड जो होगा बेटा जी, ये एसिड का डेरिवेटिव है, बताइए, ठीक है। और होता क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसका होल ट्वाइस, यानी कि ऐसा ही हो गया दोबारा में, ठीक है। O बाहर आएगा, इसका ट्वाइस यहाँ O, ठीक है। तो क्या होगा बेटा जी, ये इस पर तो लगेगा नहीं, एल्डिहाइडिक ग्रुप पे तो रिएक्शन ही नहीं करता, देख लो, मैकेनिज्म ही नहीं कह रही, कहाँ करेगा यहाँ पे, एल्कोहल पर, क्योंकि एक तो हो गया एसिड का डेरिवेटिव, ठीक है, एसिड का डेरिवेटिव जो कि मैंने डाला है, और दूसरा क्या हो गया, मेरा एल्कोहल ग्रुप हो गया। तो यानी कि रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ होगी, और यहीं पर क्या होगा बेटा जी, ये ग्रुप यानी कि O C डबल बॉन्ड O लिखकर बता देती हूँ बेटा ना। बड़ा एफर्ट लगता है, मतलब इसमें बहुत एफर्ट लगता है, जो आपका वन शॉट है, इतना जल्दी सीरीज में नहीं होती, लेकिन यहाँ है कि टाइम लिमिट में सबके साथ सब कुछ कंप्लीट करना है। और सबसे बुरे लगते हैं मेरे को वन शॉट बनाने। यहाँ देखो, CH ऐसे ही बना लो आप, OH 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 H, और ये क्या हो गया बेटा जी आपका OH, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये रहा CHO, तो और इसका कंपैरिजन अलग करके बना लोगे तो यहाँ पर एक इस तरफ बनेगा, एक इस तरफ बनेगा, पूरा ना करके काम करिए, आप ऐसे लिख लीजिएगा, CHO CH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी होगा, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये कितने आ जाएंगे बेटा जी, 4, ठीक है। ये बनेगा कब, ये जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन देगा तब। क्लियर बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा बेटा जी, अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका एमिनो एसिड्स एंड विटामिन्स। ओके, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा डिस्कस करेंगे। अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको चाहिए किसी भी चीज का क्वेश्चन, क्या बोलूं, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल स्टार्ट इट सून, ठीक है। बट आपके रिकमेंडेशन पे ही शुरू करूंगी, तो आप लोग प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको क्वेश्चन, जब तक आपका टर्म 1 नहीं होता या आपके एग्जाम नहीं आ रहा है, मतलब नहीं हुआ है, तब तक आपको कोई क्वेश्चन सीरीज चाहिए या नहीं। ओके बेटा जी, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के तरफ, विच इज प्रोटीन्स। प्रोटीन सबसे पहले देखिए, ये वाला जो पार्ट है आपका जिसमें हम प्रोटीन्स को पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा थोड़ा रिमेंबर, याद करने वाला पोर्शन है। ओके, तो इसमें जो जो चीज़ें समझने की हैं वो मैं समझा देती हूँ, और जहाँ से जो याद करने का पोर्शन होगा वहाँ से मैं आपको ये बता दूंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद क्या रखना है, ठीक है। जब आप वो पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो मतलब बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए आप अपने, और पक्का वो पेपर में आएंगे आपके। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले प्रोटीन्स क्या होता है। देखिए बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स थे जिनको हमने बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसे ही बिल्कुल प्रोटीन की भी एक डेफिनेशन है। वैसे प्रोटीन हमारे डाइट में होता है, अगेन जैसे कार्ब हमारी डाइट में होता है, ऐसे प्रोटीन भी होता है। हमें मोस्टली दालों से, एग से, मिल्क से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। जो हमारी मसल बिल्डिंग होती है वो भी प्रोटीन की वजह से ही होती है। ओके, अब ये प्रोटीन है क्या? प्रोटीन है हमारा, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रोटीन हमारे नाखूनों से लेकर हमारे बालों में भी प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा एक टीवी में एक ऐड आता है, वो लॉरियल पेरिस का, और उसमें वो अपने बाल खींच के ऐश्वर्या राय कहती है मेरा शैम्पू है आर्जिनिन युक्त, है ना, ऐसे मैं अपने बाल खींच रही हूँ, वो ऐसे खींच के कहती हैं अपने। तो आर्जिनिन क्या है? आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने प्रोटीन पाउडर देखा होगा अगर, ठीक है, या कोई बच्चा या किसी के बड़े भाई बहन यूज करते होंगे, तो उस पर लिखा होता है आइसोलेटेड वे प्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोटीन यही प्रोटीन है, ठीक है। और हमारे खाने में तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो बेटा प्लीज खाने में अपने प्रोटीन का थोड़ा डाइट का ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। प्रोटीन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाएगा पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। अल्फा एमिनो एसिड, अगर आप वे प्रोटीन के इंग्रेडिएंट पढ़ने जाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, बहुत सारे एमिनो एसिड्स के नाम जो आपकी बुक में हैं वो दिख जाएंगे वहां पर, ठीक है।
क्यों हम बाहर से लेते हैं प्रोटीन ये भी बताऊंगी। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर प्रोटीन को मैंने बोला अल्फा एमिनो एसिड का पॉलीमर। जैसे पॉलीमर आप चैप्टर अभी नहीं पढ़ा आपने, पर आप ये समझ सकते हैं जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, एक पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। यानी कि एक मोनोमर के बहुत सारे यूनिट्स अगर मर्ज हो जाएं तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। पॉली मतलब कि पॉली मतलब बहुत सारा, मर मतलब यूनिट्स, ठीक है, यानी बहुत सारी यूनिट्स, ठीक है। तो अगर एक यूनिट है तो वो क्या है, अल्फा एमिनो एसिड, और जब वो कंबाइन हो के क्या बना दे, पॉलीमराइज हो जाए, उसको ही कहते हैं हम प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है उसका डेफिनेशन क्लियर। डेफिनेशन डायरेक्टली अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो प्रोटीन ना, बहुत सारे बच्चे डेफिनेशन नहीं बता पाते, क्या है ये सब पता है, पूरी कहानी पता है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, वो आपसे पूछ सकता है डेफिनेशन में, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिंथेसिस। सबसे पहले अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, RCH NH2COOH। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो एसिडिक ग्रुप है वो और हमारा बेसिक ग्रुप दोनों साथ साथ हैं, ठीक है। एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है, ठीक है, ये दोनों साथ में है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा जी, हमारा क्या है कि अमीनो एसिड्स है, ओके। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिंथेसिस, मैं दो पार्ट में अमीनो एसिड्स को डिवाइड कर रही हूँ, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर क्या, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक मतलब कि जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, जिसमें एसिडिक यानी COOH ग्रुप जो है वो मोर है, ज्यादा है, और वो क्या हो गया, लिटरल मीनिंग में क्या हो गया बेटा, वो एसिडिक हो गया, ठीक है। बेसिक होता है जिसमें बेसिक यानी कि NH2 ग्रुप लगा लीजिए, ठीक है, या फिर CH2 ग्रुप लगा लीजिए, क्योंकि इनसे भी बेसिसिटी बढ़ती है। तो ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ है जिससे बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बेसिसिटी क्या हो रही है बेटा जी, इंक्रीज हो रही है, ओके, इंक्रीज हो रही है। यहां पर क्या हो रही है बेटा जी, एसिडिटी क्या हो रही है, ग्रुप्स की वजह से बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। और न्यूट्रल में कौन होगा, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, ठीक है। बिल्कुल अमाउंट क्या है, बैलेंस्ड अमाउंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ही एसिड है, एक ही एसिडिक ग्रुप है और एक ही NH2 ग्रुप है, यानी कि अमाउंट क्या है, बैलेंस्ड है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, न्यूट्रल अमीनो एसिड, यानी कि जो क्या हो बेटा जी, बैलेंस्ड हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिंथेसिस। बॉडी सिंथेसिस, यहां से आपका सवाल आएगा, यहां से देखिए क्या सवाल आएगा, लिखिए इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमें जरूरत है उनको बाहर से लेने की, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, इसेंशियल अमीनो एसिड्स। और नॉन इसेंशियल वो है जिनको बॉडी इटसेल्फ क्या कर लेगी बेटा जी, सिंथेसाइज कर लेगी। और ये कहां से लेना है हमें, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम आवर फूड, ठीक है, ये हमें बाहर से लेने हैं। डन, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा बेटा, अब आप अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे, मेरे पास है अभी आपकी बुक, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो स्कूल्स हैं एनसीईआरटी फॉलो होती है, यहाँ देखिए, आप ये देखोगे पूरी, ठीक है, ये पूरा आपके पास में होगा। अब लेट मी टेल यू, आपके जितने अमीनो एसिड्स है, 20 अमीनो एसिड्स हैं, आपको रटने नहीं है, ठीक है, आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, उतना करेंगे, आपका काम बहुत बढ़िया से हो जाएगा। बट हाँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, CBSE का उनसे हो जाएगा, बट जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं ये बोलूंगी कि आप सारे के सारे अमीनो एसिड के नाम मत रटिए, नाम के साथ में उनका स्ट्रक्चर देखिए वो कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। आप लोगों को ऐसा करना है, आप लोगों को नाम नहीं रटने कि एलानाइन, वेलानाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानाइन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, नहीं, ये नहीं रटना। क्या करना है, अर्जिनिन कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है। ग्लूटामिक एसिड, वो तो कॉमन सेंस है, एसिड लग गया तो यानी कि एसिडिक है, समझ रहे हो, ठीक है, डन। अब देखो, आप देखोगे तो आपके 20 अमीनो एसिड्स पूरे ये नाम गिवन है, इनमें कुछ को आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, जैसे कि अर्जिनिन का, अर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है। आपने देखा होगा वो ऐश्वर्या राय वो ऐसे करके एड में बाल खींच के वो यही कहते हैं, मैं नहीं खींचूंगी इस बार अपने बाल, ठीक है, वो कहते हैं मेरा शैम्पू है अर्जिनिन युक्त, ठीक है। क्यों, अब अर्जिनिन युक्त क्यों, क्योंकि अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, ठीक है।
अब जो लोग, मैं बताती हूँ, जो लोग स्ट्रेटनिंग कराते हैं बालों की, कि पार्लर में जाके हम रीबॉन्डिंग करा कराएंगे, ठीक है, अच्छी खासी बॉन्डिंग में तोड़ रहे होते हैं वो, ठीक है, रीबॉन्डिंग कराएंगे हम तो स्ट्रेटनिंग कराएंगे, तो वो क्या करते हैं, जो आपके पार्लर में, मतलब जो पार्लर में जाएगा अगर कोई भी बंदा स्ट्रेटनिंग कराने, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपके बालों पर प्रोटीन अप्लाई करेंगे, उस प्रोटीन को आपको कवर अप करके अच्छे से उस पर हीट अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे हीट के साथ साथ, जिससे क्या होगा, बाल सीधा का सीधा हो जाएगा, ठीक है, बट वो जड़ों से कमजोर हो जाता है बेटा। ओके, रीबॉन्डिंग कराने के बाद में अगर आप ध्यान नहीं रखते, और उसके बाद जो शैम्पूज आपको मिलते हैं या आपको जो हेयर मास्क मिलता है, कंडीशनर मिलता है, वो आपको अलग से पार्लर वाले बताते हैं कि आप जनरल यूज नहीं करना, आप ये यूज करना। क्यों? क्योंकि अगर जनरल यूज करोगे तो बिल्कुल गंजे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि स्कैल्प में ऑलरेडी आपको बाल खींचा है उसने, तो कमजोर हो गया है। इसीलिए वो उसको और बॉन्ड कराने के लिए आपको क्या देते हैं, वो प्रोडक्ट दिए जाते हैं कि आप इनको यूज करिए, तब आपके बाल ठीक रहेंगे। आपने जनरल यूज किया तो बाल खराब हो जाएंगे, वो इसीलिए क्योंकि जनरल अब झेल नहीं पाएंगे वो बाल, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, रीबॉन्डिंग नहीं कराना चाहते, स्टिल यू वांट कि आपके बाल बिल्कुल सीधे हो जाएं, तो यू कैन अप्लाई एग। एग में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। यू कैन अप्लाई वो जो चावल को निकालने के बाद में क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल गई, ठीक है, चावल का जो पानी होता है उबालने के बाद में थोड़ा पानी निकाल दें अगर उसको, जो स्टार्च सोल्यूशन होता है, उससे भी आपके बाल सीधे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो ब्यूटी टिप्स बाद में, अभी हम पढ़ लेते हैं। अब इतनी तो इनफ होंगी। ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलेनाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, अर्जिनिन, लाइसिन, तो मैंने आपको ये सब तो बता दिया। इसमें से आएगा क्या? इसमें से आएगा बेटा जी आपका कि कौन इसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन इसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, ये आएगा, ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। ये ट्रिक हमें कॉलेज में बताई गई थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो हमारे टीचर ने बताई थी, और ट्रिक है टी-वी मिल पाथ, ठीक है। केशव सर ने ये ट्रिक बताई थी हमें, टी-वी मिल पाथ। ओके, तो टी-वी मिल पाथ में देखिएगा वैलेनाइन, ठीक है, कुछ के नाम तो आपको वैसे ही याद होंगे। वैलेनाइन हो गया, ये वो ए से आर्जिनिन है, जिसको वो कह रही है बाहर से शैम्पू में लेना है, ठीक है, आर्जिनिन। ओके, अब देखो आर्जिनिन, हिस्टडीन, थायम, ये क्या है, थ्रियोनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसिन, मेथनाइन, ठीक है, फिनाइल एलेनाइन, वैलेनाइन, ठीक है, और ये टायरोसिन। ओके, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो उसमें स्टार मार्क है, वो सारे ये यहाँ पर कवर हो गए। तो कभी भी चाहिए हो, जरूरत हो, तो टी-वी मिल पाथ लिखना और आपका हो गया काम, ठीक है। टी-वी मिल पाथ, टी-वी मिल पाथ। ओके, नॉन इसेंशियल मैंने बता दिया आपको, इनके अलावा कोई मिल जाए वो नॉन इसेंशियल है। थोड़े थोड़े याद रखना, जैसे ग्लूटामिक एसिड, स्ट्रक्चर देख लेना, रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार स्ट्रक्चर देखोगे, अच्छा इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, तो कंपटीशन वालों का काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल है, सिर्फ सीबीएसई वाला बच्चा है, तो वो ना करे, ठीक है, बिल्कुल ना करें। अच्छा, आगे आते हैं टर्म्स में। टर्म्स में बेटा जी हम बढ़ते हैं, पहले मैं पेप्टाइड बॉन्ड समझा दूं आपको। देखो बेटा, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या था, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऐसी पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा, प्रोटीन के अंदर, यानी कि जब वो पॉलीमराइज होंगे तब क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप यहाँ से ना, ये H2 है, यहाँ से OH होगा ना, OH होगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। आप क्या कर दीजिए, आप पानी निकाल दीजिए। जब आप पानी निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से एक H गया, यहाँ से OH गया, तो क्या बन जाएगा, NHCO बॉन्ड बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, R। अब यहाँ पर देखो दोबारा से क्या होगा, यहाँ से H, ये हो गया OH, ठीक है, तो ये हो गया हमारा R, C डबल बॉन्ड O, NH, CH, R, COOH, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 अमीनो एसिड मिले तो 2 बॉन्ड बने, ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड लिंकेज कितने, पेप्टाइड लिंकेज क्या हो गए, जो प्रोटीन को जोड़ रहे हैं, और डाई मतलब कि 2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 अमीनो एसिड मिलते हैं तो 2 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, ठीक है। अगर 4 अमीनो एसिड्स मिलेंगे, 3 पेप्टाइड लिंकेज। मान लीजिए अगर 24 अमीनो एसिड्स मिलेंगे तो कितने पेप्टाइड लिंकेज, ये पूछेगा आपसे पेपर में, जल्दी बताओ कितने, एक कम 23। समझ गए बेटा जी, क्लियर हो गया। अगर ये आपसे एग्जाम में पूछे तो बस एक कम कर देना, देखो क्यों, क्लियर, डन। अच्छा, अब आते हैं हम अपने ज्विटर आयन पर। ये ज्विटर आयन क्या है
बेटा ज्विटर आयन होता है जिस पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता। क्या होता है? वो एम्फोटेरिक होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब देखिएगा कैसे। मान लीजिए अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं, ये वाले फॉर्म की बात करूं, तो यहां पर इस पर कितना है? इस पर एक नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके खत्म ना, नो नेट चार्ज, जीरो चार्ज, समझ गए। लेकिन इसी को, एक मिनट रुकिएगा, इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन जिस पर दोनों आयंस हैं, कैटायन, जिस पर नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, और जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है। क्लियर बेटा जी? डन, वो होता है ज्विटर आयन। अब ये चीज मैं थोड़ा हाई पीएच लो पीएच ये थोड़ा समझा देती हूँ, और पीके आपको अगर वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछ ले तो वो समझा देती हूँ। एक मिनट रुकिएगा बेटा जी, मैंने यहाँ पर ना बेटा नो नेट चार्ज नहीं आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, वैसे सही है, बट अगर आप इसको पेपर में, इसको आप प्लीज हटा दें। ठीक है, नो नेट चार्ज वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए बोल देते हैं, बट हाँ इसको आप समझ जाएं जहां पर दोनों चार्जेस हैं। ठीक है, और वो क्या हो रहा है बेटा जी? दोनों चार्ज एक दूसरे पर, कैटायन और एनायन दोनों आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा ज्विटर आयन। ज्विटर मतलब कि दोनों। अब देखिएगा आपका RCH NH2COO- ये हुआ, और ये क्या है? मेरा एनायनिक फॉर्म है, मुझे साफ पता चल रहा है, माइनस है तो एनायनिक फॉर्म है। अब यहां समझिएगा, मान लीजिए मैं इसको H+ दूं, तो जब मैं H+ दूंगी तो जो एसिड है वो तो H+ लूज करता है ना, तो गेन कौन करेगा? ये गेन करेगा, NH2 गेन करेगा, क्योंकि बेस है। बेस भाई, बेस ही तो माना जाता है किसके लिए? H+ के लिए। तो सबसे पहले क्या है? ये लेगा तो क्या बना देगा? NH3+ बना देगा। अब मान लीजिए मैंने और H+ डाल दिया, और बढ़ा रहे इसको। ठीक है, जब बढ़ाएंगे तो अब ये भी ले लेगा कि यार बहुत सारा तो पड़ा हुआ है, मुझे भी देने की क्या जरूरत है, तो इसने क्या कर लिया? इसने भी H गेन कर लिया। तो आप देखिएगा जब आप H बढ़ाते हो, यानी कि H की कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, तो आपका जो pH होता है वो कम होता है, यानी कि यहाँ पर हाई pH होगा, यहाँ पर लो pH होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एनायनिक फॉर्म कब होता है? हाई pH पर, और कैटायनिक फॉर्म कब होता है? ये लो pH पर। ठीक है, डन। सीबीएसई में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट कंपटीशन में जरूर आता है। ठीक है, और सीबीएसई वाले बच्चों को ये जरूर करना है ज्विटर आयन कौन है। ठीक है, हाँ भाई वो एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर देगा। डन, मेरी बात समझ आई? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। पेप्टाइड पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अच्छा बेटा एक और बात, अगर मान लीजिए आपसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पूछने लगे, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? वैसे सिंपल है, न्यूट्रल में अगर मान लीजिए ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? इसका कुछ pKa देगा और इसका कुछ pKa देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए आपको इन दोनों के pKa का एवरेज निकाल देना है। ठीक है, ये न्यूट्रल के लिए, मतलब इसके लिए है ना। अब यहां समझिए, मान लीजिए कहीं पर ऐसा भी हो सकता है, कहीं पर बेसिक एमिनो एसिड ज्यादा हो, कहीं पर एसिडिक एमिनो एसिड ज्यादा हो, तो अब आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए बेसिक है आपका, ठीक है, बेसिक है, मान लो ये यहां पर ही आपका मैं ये लिख दूं कि NH3+, ये भी दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, ये हो गया pKa1, pKa2 और pKa3, और यहां पर ऑलरेडी मतलब मुझे पता चल रहा है कि ये बेसिक है। ठीक है, अब इसको हटा दो, तो बेटा मेरा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? दोनों जो बेस हैं, जो बेस का pKa गिवन है उनका एवरेज। ठीक है, इसके एवरेज को नहीं लूंगी मैं, किसका लूंगी? इसका एवरेज लूंगी। डन। अब मान लो कि मुझे ये पता है कि यहां पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो एसिडिक हैं, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मुझे सबका pKa गिवन है, pKa1, pKa3, pKa1, pKa2, तो मैं क्या लूंगी बेटा जी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए? pKa1 और 2, यानी कि एसिड्स का एवरेज लूंगी। डन, क्लियर बात? ठीक है, अगर नॉर्मल है तो आप दोनों का लीजिए, अगर एसिडिक है तो आप सिर्फ एसिड वालों का pKa का एवरेज निकालिए, और अगर बेसिक है तो सिर्फ बेसिक वालों का निकालिए, आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपके हाथ में होगा। ठीक है, डन, क्लियर। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मेहरबानी होगी आप लोगों की अगर आप थोड़ा सा अपनी बुक में मार्क कर लेंगे चीजों को। देखिएगा, देखिएगा बेटा जी, बिकॉज मैं यहां समझाऊंगी तुम्हें
तुम्हें थोड़ा पढ़ना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि रटने वाला थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है। जो प्रोटीन होते हैं बेटा जी वो दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। ठीक है, फाइब्रस में जैसे कि हमारे ये नेल्स आ गया, ठीक है, हेयर आ गए। ग्लोबुलर में जो बॉडी के अंदर के पार्ट है जो कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, वो ग्लोबुलर हो गए, जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, या मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4 मायोग्लोबिन की यूनिट होती है, पोरफायरिन की रिंग होती है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट कोरिन रिंग होती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। किसमें अगर B12 के, विटामिन B12 के स्ट्रक्चर की बात की जाए। ओके, विटामिन B12 को तो छोड़ दो, कोरिन रिंग वाले को छोड़ दो, वापस आ जाओ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पर। ठीक है, पोरफिरिन रिंग होती है इनकी। ओके, चलो हाँ, तो आपकी बुक का ये वाला जो पेज नंबर है, ठीक है, ये जो पेज है जिसपे ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें से आपको ये पूरा एक पेज पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, ये सब गिवन है। देखो मैं थोड़ा थोड़ा करा सकती हूँ बट उसमें छूट जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है। तो आई विल रिकमेंड आप इसको यहाँ से पढ़ें, एनसीईआरटी वुड बी इनफ, और कुछ नहीं उठाना, एनसीईआरटी से ये एक पेज पढ़ें। और इसमें भी आपको इस पर फोकस करना है कि वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो यही होगा, जैसे मैंने बिल्कुल चेन बताई थी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें कौन से बॉन्ड्स होते हैं, अगर मैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करूंगी, बीटा प्लेटेड में बात करूंगी, तो इसमें कौन से बॉन्ड्स हैं, वो आपसे ये पूछ लेगा, बीटा प्लेटेड शीट इज स्टेबलाइज्ड बाय, ठीक है, ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज लगते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड सब में लगेगा, ठीक है, वो तो सब में अप्लाई होना है। ओके, ये वाला थोड़ा सा पोर्शन पढ़ेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो होता है वो होता है जैसे एग को जब आप बॉईल करते हो, ठीक है, तो जब आप एग को बॉईल करते हो बेटा जी, तो आपको क्या जो आपने देखा वो येलो पार्ट वो सब जम जाता है। उसका रीजन ये होता है, जब आप देखो कभी भी हीट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आपने हीट अप्लाई की, अब वो प्रोटीन जो होगा वो हीट के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ तो अपना मतलब अपना क्या बोलूं स्ट्रक्चर चेंज करेगा, ठीक है। तो हीट के प्रेजेंस में या हाई पीएच या फिर अदर कंडीशंस में जो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में टूट जाए तो उसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कि जो नेचर ने दिया था नॉर्मल वैसा नहीं रहा, कैसा हो गया, डीनेचर्ड हो गया, ठीक है, चेंज हो गया। जैसे एग नॉर्मल था, अगर एग लेकर आओगे तो नॉर्मल, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको बॉईल करने रखा तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको डीनेचर कर रहे हो, जिसकी वजह से जो उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है वो टूटते टूटते प्राइमरी स्ट्रक्चर तक पहुंच जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी नहीं टूटेगा, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। डीनेचुरेशन के दौरान में प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, ये आपसे पेपर में पूछेगा, ठीक है, डन। अच्छा बेटा, और इसमें जो नेक्स्ट थोड़ा सा पोर्शन है आपका एंजाइम्स का, ठीक है, एंजाइम्स में वाले पोर्शन में सिर्फ आपने ये वाला थोड़ा सा पोर्शन आपने अल्कोहल चैप्टर में भी किया है कि जब आप बनाते हो तो जाइमेज एंजाइम कहाँ यूज होता है, अल्कोहल बनाने में यूज होता है, वहां से आएगा सवाल, ठीक है। माल्टोज, अगर माल्टोज का वो करते हो तो माल्टेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है, सुक्रोज का करते हो सुक्रेज चाहिए होता है। तो ये आपको बस थोड़े थोड़े से एंजाइम्स करने हैं। प्रेफरेबल होगा आप अल्कोहल चैप्टर का वो जो पेज है जिस पर एंजाइम्स गिवन है, जाइमेज वाला तो पक्का कर ले, ठीक है, वो पूछेगा आपसे। चलो आगे चलते हैं। मैकेनिज्म, ये इसको बहुत अच्छे से आप कहेंगे तो मैं डिस्कस कर दूंगी, बट ये आपका दोबारा से केमिकल काइनेटिक्स में भी आएगा, यहाँ तो बहुत कम है, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारा आएगा। अच्छा, अब आते बेटा जी विटामिन पर और न्यूक्लिक एसिड्स पर। इसमें क्या पोर्शन पढ़ना है और क्या आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ, ठीक है। विटामिन जो होते हैं बेटा जी वो हमें बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, ऐसा बाहर से लेने होते हैं, हमारे डाइटरी जो पर्पस है उसमें विटामिन होने चाहिए। अब जैसे कि देखिएगा, जैसे कि आपने सुना होगा विटामिन डी की कमी के लिए क्या होता है, धूप में बैठने के लिए डॉक्टर्स बोल देते हैं कि जाके धूप में बैठना। क्यों? क्योंकि अगर विटामिन डी कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो फॉस्फोरस है, ठीक है, जो कैल्शियम है, सॉरी, जो कैल्शियम है उसका जो यूज है वो बहुत अच्छे से नहीं होगा, ओके। इसीलिए तो इसमें विटामिन, एक मिनट रुकिए बेटा जी, बस एक मिनट, आपको इसमें से करना है विटामिन,
विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स बेटा जी मैंने आपको बताया माइक्रो, ठीक है, माइक्रो में चाहिए होता है। जैसे कि हमारे पास विटामिन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल जो फैट में घुल जाते हो, और दूसरा होता है बेटा जी वाटर सॉल्युबल, ठीक है, जो वाटर में घुल जाते हो। तो अब देखिएगा जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं ADE के, विटामिन ADE, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं BC, ओके। यानी कि ये क्या होगा, देखो अगर मान लीजिए मैंने गाजर खाई, ठीक है, तो गाजर से क्या होगा, विटामिन A, अच्छा बढ़िया मुझे विटामिन A मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं धूप में बैठती हूँ या मैं विटामिन डी के कैप्सूल्स खाती हूँ, ठीक है, तो बेटा जी मुझे विटामिन D अच्छे से मिल जाएगा। तो अब ये जो बॉडी में जा रहा है ना, या ये जो जा रहा है ये कहाँ जा रहा होगा, बॉडी में, ये फैट में स्टोर हो रहा होगा, ये फैट में घुल जाएगा, तो ये फैट में क्या हो रहा होगा, स्टोर हो रहा होगा, फैट के अंदर जा रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने नींबू पानी पिया, तो नींबू पानी में क्या होता है, विटामिन C होता है, एंड विच इज वेरी वेरी गुड फॉर आवर स्किन, ठीक है, बहुत अच्छा होता है रेगुलर विटामिन C को लेना, ठीक है। अब सुनिएगा, तो विटामिन C जब मैंने पिया तो उससे क्या हुआ, वो बॉडी में रहेगा नहीं, वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, और आपको पता ही है ना, हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू जो वाटर है वो निकल जाएगा। क्लियर? तो BC याद रखना, BC ये दो है, बचे हुए वहां आ जाएंगे। विटामिन C हमें रेगुलरली अपने, विटामिन B और C हमें रेगुलरली बेटा अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। विटामिन C तो पक्का इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। नींबू पानी, संतरे, खट्टी चीजें ये खानी चाहिए, ओके। चलो आगे चलते हैं, ये हो गया। इसकी एक टेबल गिवन है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और इनके साइंटिफिक नाम, कृपा होगी अगर आप उसको कर लें, ठीक है। सभी के, स्पेशली E का और K का। इसका तो बहुत सिंपल है क्योंकि कैल्शियम से रिलेटेड है, तो कैल्सीफेरॉल करके है मेरे ख्याल में, ऐसे याद किए हैं मैंने। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन, अरे तुम्हारी बुक में तो गिवन ही नहीं है, बच गए तुम तो, चलो कोई बात नहीं। बट हाँ, जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं, CBSE वाले छोड़ दें, पर जो कॉम्पिटिटिव वाले हैं वो करेंगे, इनके साइंटिफिक नाम करेंगे, ठीक है। नीट वालों को तो याद ही होंगे और JEE वालों को थोड़ा सा करना पड़ेगा, ओके। चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स बेटा जी मैं सीधे सीधे बात करूंगी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसमें शुगर यानी कि हमारी पेंटोस शुगर की बात कर रही हूं, जो कि होगी हमारी राइबोस शुगर, ठीक है, या डीऑक्सी राइबोस शुगर, ओके। तो शुगर हो गया राइबोस या फिर डीऑक्सी राइबोस, ये दो शुगर हो गई। शुगर हो गया फॉस्फेट ग्रुप होगा, और प्यूरीन या पिरिमिडीन बेस होगा, प्यूरीन का या फिर पिरिमिडीन का बेस होगा बेटा जी, पिरिमिडीन बेस होगा। आप देखेंगे तो प्यूरीन और पिरिमिडीन के बेस गिवन है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामिन, यूरेसिल, इनकी बात हो रही है। शुगर में बात करूं तो किसकी बात हो रही थी, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, यानी कि राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। बेटा कुछ नहीं है, राइबोज के स्ट्रक्चर में से एक OH को निकाल देना, H लगा देना उसकी जगह, तो आपका ये शुगर बन जाएगी, ओके। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि आपका शुगर तो होगी, प्यूरीन पिरिमिडीन बेस भी होगा, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। साइड में साइड कर देना, भगा देना, ऐसा कहते हैं ना, साइड कर, ठीक है। तो साइड कर दिया तुमने, क्या कौन कौन है, शुगर है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, बेस है, शुगर है और बेस है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा जी, ये बेस है, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हमारे पास राइबोस शुगर अगर होती है तो हमारे पास बनता है RNA, जो कि हमारी बॉडी में मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, मैसेंजर का, जो हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक इंफॉर्मेशन से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए इसका काम करता है। और ये दूसरा होता है हमारा DNA, ठीक है। DNA में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। अच्छा, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनमें फर्क क्या होता है दोनों में।
इसमें एक फर्क तो ये हो गया कि भाई इसमें राइबोज शुगर है, इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर है, ठीक है, एक तो फर्क आ गया शुगर का। दूसरा फर्क क्या आएगा, बेस का, ठीक है, शुगर का और बेस का फर्क आएगा। इसमें जो शुगर है वो कौन सी है, राइबोज, ठीक है, इसमें कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। इसमें बेस कौन सा है, देखो ध्यान रखना, डीएनए में क्या होता है कि आपका होगा एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, और यहां पर होगा थायामिन, चंदन, ओहो सॉरी, चंदन हमेशा गर्ल्स के पास बैठता है, ठीक है, चंदन हमेशा गर्ल्स के पास बैठता है और 3 बॉन्ड बनाता है, गर्ल्स के पास बैठेगा तो अच्छी अच्छी बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा यार, ठीक है। दूसरा होगा एडेनिन थायामीन से, ठीक है। तो अब देखिएगा AGTC, हाँ ठीक है। अब यहां देखिएगा राइबोज शुगर में क्या होगा कि आपका चंदन गर्ल्स के पास तो बैठेगा, लेकिन एडेनिन थायामीन की जगह पे यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है, थायामीन की जगह यूरेसिल हो जाएगा। यही फर्क होता है, यही फर्क आपसे पेपर में पूछेगा। बाकी आपका बायो का पेपर नहीं हो रहा है कि वो आपसे सब कुछ पूछ ले, इसमें आपसे इतना ही पोर्शन पूछा जाएगा। लेट मी सी, कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। कुछ भी नहीं रहा है बेटा जी। न्यूक्लियोटाइड, टाइड हो गया, साइड हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है। चंदन हमेशा गर्ल्स के पास बैठता है और थायामीन की जगह यूरेसिल। इतना पोर्शन करेंगे, आपका बहुत अच्छे से बायोमोलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट हो गया बेटा जी। ओके, अब आपको मैंने पहले ही कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और आपको हमारे एफर्ट्स, हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं वो भी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में, और अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 सारा खुश रहिए। बाय।